आपने टोटल 90,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया ना, ऑप्शंस एंड ऑल। आपका टीचिंग का पैशन कब से शुरू हुआ? 2004 पे हमारे किसी एक क्लाइंट थे, उन्होंने हमको एक चांस दिया और उन्होंने एक छोटा सा अमाउंट दिया एंड आई वाज हैप्पी विद दैट। पर जब प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो जिस तरीके से सबके एप्रिसिएशंस मिले, तो एक समय ऐसा आया था कि 6 महीने तक का बुकिंग चलता था। एज ऑफ नाउ टोटल कितना वेल्थ मैनेज करते हो सब लोगों का? 600+ करोड़ वेल्थ अभी हम लोग का ना AUA मैनेज कर रहे हैं। निफ्टी एक बार 50% डाउन हो गया था, बट आपकी स्ट्रैटेजी वाज डाउन ओनली बाय 3%। तो ये कैसे हुआ था? हम लोग 3 स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो इंडेक्स खरीदते हैं, दूसरा हम उसके साथ में उसका प्रोटेक्शन ले लेते हैं, और तीसरा हम इसमें इंटरेस्ट आर्बिट्राज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार मान लो इंडेक्स 10,000 चल रहा है, तो 10,000 का इंडेक्स लिया, मार्केट बढ़ेगा तो आई एम गोइंग टू अर्न मनी, पर मार्केट टूटे तो मुझे लॉस नहीं हो, तो उसके लिए मैंने साथ में उसका प्रोटेक्शन ले लिया। इतना सिंप्लीफाई किया आपने, तो सब लोग ये स्ट्रैटेजी यूज करके पैसे क्यों नहीं कमा सकते? अब आप करोगे ना ये काम, तो यही तो पॉइंट है। जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट इट्स नॉट इजी। कौन से कंट्रीज में आपने अभी तक सबसे ज़्यादा रिटर्न एक्सपीरियंस किया है? पिछले 3 साल के अंदर में सबसे मज़ेदार जो रिटर्न जनरेट हुआ वो US मार्केट था। कौन से इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है? अभी के टाइम पे एक ही इंडेक्स है जहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं ना इंडिया में, क्योंकि वहीं पे लॉन्ग टर्म ऑप्शंस अवेलेबल है। किसी को 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, 20-21 साल का है, पॉसिबल है? अगले कितने साल में बना सकता है? कैसे बना सकते हैं? यस, पॉसिबल है। वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। आपने आपकी स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे शुरू की थी? फर्स्ट स्टॉक कौन सा था आपका? पैसा बनाया था, खोया था, क्या हुआ था? 2001 CA बन के तुरंत स्टॉक मार्केट के अंदर में आ गया था। और पहले मैं कुशल ब्रोकिंग से शुरू किया। मैंने जॉब किया था, तो वहाँ पे हम लोग सब ब्रोकर के यहाँ पे मैंने जॉब किया, तो मैं टर्मिनल पे बैठता था और ऑप्शंस उस समय पे जस्ट आए थे और मेरा काम था ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाना, उसे एग्जीक्यूट करना। तो जब सब लोगों का एग्जीक्यूट करते हैं और एकदम यंग ब्लड होता है, तो आपको लगता है कि भाई ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ अपने अकाउंट के अंदर में भी। और यू विल बी सरप्राइज कि मेरा जो सबसे पहला ट्रेड था खुद के अकाउंट में, वो ऑप्शंस था, स्टॉक्स नहीं था। और ऑप्शंस के अंदर में भी ऑप्शन सेलिंग था। तो उस समय पे मार्जिन रिलैक्स रहते थे क्योंकि सब ब्रोकरशिप वाला सिस्टम था। तो अगर सब ब्रोकर एग्री करता है तो आप अकाउंट के अंदर में ट्रेड कर पाते थे। तो मैंने अपने अकाउंट के अंदर में भी सत्यम कंप्यूटर बहुत अच्छा उस समय पे वॉल्यूम होता था, उसमें 600 का लॉट, 1200 का लॉट, और हम लोग उसमें काम करते थे। तो मैंने उसमें ऑप्शन शॉर्ट किए, ऑप्शन शॉर्ट करके कुछ स्ट्रेडल वगैरह बनाया होगा, कॉल भी बेचा, पुट भी बेचा, थोड़ा ऊपर का और भी बेचा, और वो सब बेच के मैं घर चला गया। और शाम को मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा कि ये मैं क्या करके आ गया हूँ, कल को यदि मार्केट कुछ भी गैप अप गैप डाउन हुआ तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट डिजास्टर एंड हाउ एम गोइंग टू पे दैट। तो मुझे वो पहला नाइट था ऐसा जिसमें मुझे खूब टेंशन के साथ में सोया। और अगले दिन मैंने डिसाइड किया हुआ था कि सुबह लॉस हो कि प्रॉफिट हो, मुझे उसमें से निकल जाना है। और सुबह खुलते ही लकीली थीटा मिला और प्रॉफिट था, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट था, कुछ 2-3 हज़ार रुपये उसमें ओवरऑल मिले थे, और मैंने एग्जिट किया। तो जब आपने पूछा फर्स्ट ट्रेड क्या था, तो फर्स्ट ट्रेड ये वाला था मेरा। और इसमें आपने कैपिटल कितना लगाया था? कैपिटल मेरे अकाउंट के अंदर में कुछ 20-25 हज़ार रुपये पड़े थे। हाँ। वो रखे हुए थे, पर वो रियल मार्जिन नहीं था, मार्जिन इससे ज़्यादा का था, पर उस समय पे अलाउ होता था। और आप ही एम्प्लॉय थे, आप ही टर्मिनल पे बैठते थे, तो चल गया। तो उस तरीके से चल गया, पर इतने पैसे के ऊपर मैंने किया था वो। कब आपने डिसाइड किया कि अभी मेरे को फुल टाइम स्टॉक मार्केट्स में ही काम करना है? तो 1999 में मैं सिटी बैंक में था। सिटी बैंक के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर में CA का जो अपना आर्टिकलशिप होता है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो मैं कर रहा था, और वो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में चल रहा था। तो मैं वहाँ पे देखता था तो मिलियंस और बिलियंस की बातें होती थी, और जो काम भी था वो इतना मज़े से समझ में आता था मुझे। तो रोज़ मुझे कुछ मेरे जो हेड थे काम देते थे, और मैं उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करके और भी उसमें 4 चीज़ें नहीं ढूंढता था। तो आई फाउंड किया दिस इज़ मेकिंग सेंस फॉर मी, और मैंने उस समय डिसाइड किया कि मैं अब CA प्रैक्टिस नहीं करूँगा और मैं स्टॉक मार्केट में जाऊँगा। आपकी CA की प्रैक्टिस थी तभी? नहीं, मेरी CA प्रैक्टिस मतलब जब मैं CA कर रहा था, हाँ। तो उस समय पे जो इंटेंशन था वो ये था कि आगे जा करके भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे और ये सब काम करेंगे। पर जब मैं बॉम्बे आया और बॉम्बे आकर के ये सब
फिगर्स को देखना शुरू किया तो मेरे को समझ में आया कि ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उसी के साथ फिर मैंने CFA का एक कोर्स था CTM, वो ज्वाइन किया, वो प्योर डेरिवेटिव्स के लिए था, और वो सब तैयारी करके कंप्लीट हुआ, इतने में इंडिया में डेरिवेटिव्स मार्केट आ गए, तो बस अपने को लाइन मिल गई डे 1 से। तो आपने टोटल 90,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया ना, ऑप्शंस एंड ऑल, एंड ये आपका टीचिंग का पैशन कब से शुरू हुआ? सो टीचिंग का पैशन ऑलमोस्ट 2004 से शुरू हो गया था। और 2004 पे हमारे किसी एक क्लाइंट थे, उन्होंने हमको एक चांस दिया। उन्होंने अपना ब्रोकिंग आउटलेट चला रहे थे और वो ये बोले कि भाई मेरी टीम को आप ट्रेन करो, और उन्होंने एक छोटा सा अमाउंट दिया एंड आई वाज हैप्पी विद दैट। और मैं उसके लिए रोज सूरत से बारडोली अप डाउन करता था और जाकर के ये पूरा प्रोग्राम किया। पर जब प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो जिस तरीके से सबके एप्रिसिएशंस मिले तो मुझे लगा कि दिस इज़ मेकिंग सेंस। और फिर मैंने कुछ लोगों को और बताया, और ऐसे करते करते बॉम्बे में कुछ आर्बिट्राज वाली फर्म्स थी और वो कैश फ्यूचर्स करती थी और वो आगे ऑप्शंस करना चाहती थी और उन्हें ऑप्शन सीखना था। उन्होंने मुझे चांस दिया, और फिर तो एक समय ऐसा आया था कि 6 महीने तक का बुकिंग चलता था कि आप अगले 6 महीने तक फ्री नहीं है सर। तो इतना इस तरीके से, और अक्रॉस इंडिया, इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया भी, दुबई और उन सब जगह पे भी हमने प्रोग्राम्स किए। क्या ऐसे ही बात है। एजुकेशन चलता गया। एंड अभी आप एज ऑफ नाउ टोटल कितना वेल्थ मैनेज करते हो सब लोगों का? सो अराउंड 600+ करोड़ वेल्थ अभी हम लोग का ना AUA मैनेज कर रहे हैं। वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कैटेगरी 3 फंड है। कैटेगरी 3 फंड मतलब क्या होता है? कैटेगरी 3 फंड तो सेबी के नॉर्म से अभी तक 3 तरीके की कैटेगरीज AIF में अलाउड है। कैटेगरी 1, 2 जो वेंचर फंड्स के लिए होती है, स्टार्टअप्स के लिए होती है, या अनलिस्टेड शेयर्स, डेट, उनके लिए। कैटेगरी 3 जो फंड है वो लिस्टेड डेट्स के लिए होता है, तो लिस्टेड डेट एंड लिस्टेड इक्विटी। और वहाँ पर 2 बड़े एडवांटेज ये हैं साथ में कि आप वहाँ पर डेरिवेटिव्स में भी काम कर सकते हो। Okay. और हम तो हैं ही ऑप्शंस वाले, तो अपने को तो ऑप्शंस की हर जगह जरूरत होती है। और दूसरा, आप वहाँ पर 2x लेवरेज ले सकते हो। दैट मीन्स कि इन्वेस्टर ने यदि 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है तो एक यही ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप 1 करोड़ के सामने 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हो। नॉर्मली जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो तो आपने 1 करोड़ डाला तो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनता है। यहाँ पे आप 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हो यूजिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इसको कैट 3 फंड कैसे वर्क करता है? जैसे 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में 2 करोड़ का आपने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया, हाँ। मैंने वो 1 करोड़ रुपया मान लीजिए इक्विटी ले लिया मैंने, तो इक्विटी ले लिया तो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया। उसी को मैंने वापस मार्जिन पे रख दिया, कोलेटरल पे। कोलेटरल पे मार्जिन पे रख के अब लिमिट आ गई, उस पे मैंने 1 करोड़ के फ्यूचर्स और ले लिए, तो पोर्टफोलियो बन गया 2 करोड़ का। तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ 1 करोड़, पोर्टफोलियो बना 2 करोड़ का। ये दोनों साइड से है, फायदा भी है नुकसान भी है। आप प्रॉफिट करते हो तो डबल स्पीड से प्रॉफिट करते हो, और लॉस करते हो तो डबल स्पीड से लॉस भी करते हो। हाँ। फिर आपको उसके अंदर में हेजिंग वगैरह को यूज करना होता है। इस तरीके से ये चलता है। तो ऑन एन एवरेज कितना परसेंटेज CAGR या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे मार्केट्स में? सो जो AIF वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में पास्ट का जो डेटा है उस डेटा के ऊपर में अराउंड 20% प्लस का CAGR रिटर्न जनरेट हुआ है। 10-11% का ड्रॉ डाउन आया हुआ है। ड्रॉ डाउन मतलब क्या होता है? ड्रॉ डाउन का मतलब आपका फंड ऊपर के लेवल से कितना नीचे गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो आया हुआ है। और साथ साथ में इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप प्रोटेक्शंस और उन सबको कैसे यूज कर रहे हो, अकॉर्डिंगली यू कैन गो इट। गॉट इट। हाँ, तो आपके पूरे करियर में व्हाट हैज बीन योर बेस्ट एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट, एंड आप में दोनों में कितना रिटर्न कमाया था या कितना पैसा खोया था? तो पहले वर्स्ट जो था ना, वर्स्ट था एजुकॉम्प। तो उसमें मेरे को 2 पेन हुए एजुकॉम्प में। पहला तो मैंने खूब रिसर्च की थी और इतनी सारी बुद्धि लगाई, इतने लोगों से मिला, दिल्ली के अंदर में विजिट किया, सब कुछ देखा, और मुझे लगा कि यार स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, हर जगह पे कैश का बिजनेस है, हर स्कूल में लगा हुआ है, तो इट इज़ गोइंग टू मेक सेंस। और मैंने उसमें ऑलमोस्ट 98% पैसा लॉस कर दिया। मतलब मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था एजुकॉम्प में, वो पैसा 100 रुपया 2 रुपया हो गया, तो टूटता ही गया वो, और मैं खड़ा ही रहा। और उस समय मुझे समझ में आया कि हम सारी दुनिया को तो ज्ञान समझा रहे हैं कि भाई कैसे पैसे को मैनेज करने का, और हम अपना पोर्टफोलियो के अंदर में स्टॉक को मैनेज नहीं कर पाए। और मुझे ये भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अगली बार तो अब ये गलती सुधार लूंगा क्या, क्योंकि मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि इसमें गलत किया कहाँ पे था, क्योंकि अपने को फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे थे तो अपन खड़े ही थे, और वो टूटता ही जा रहा था, हम खड़े ही थे। और फिर एक लेवल के बाद लगा अब निकल के क्या कर लूंगा, तो दैट वाज द लॉस। और उसी लॉसेस को ट्रिगर करने के बाद में हमको इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया
कि इंडेक्स एक ऐसा काम करता है जिसमें इमोशंस टच नहीं है। आपका स्टॉक कमजोर है तो आप 51 नंबर पे आते ही ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हो और कोई दूसरा स्टॉक अंदर आ जाता है, तो आपको उस स्टॉक को अपने आप छोड़ने का एक फोर्स मिलता है, जिसके कारण आप कभी भी अनबेरेबल बड़ा लॉस नहीं करते। तो जो मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा ना, वो था इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर में हम लोग खूब काम करते हैं, खूब पैसा हमने अपना इन्वेस्ट भी किया है और एक अच्छी CAGR जनरेट करते गए। तो पॉइंट जो आया ना उसके अंदर में इंडेक्स में, वो ये आया कि वहां पर हमको इमोशन टच नहीं था, तो मैं लॉन्ग लास्टिंग खड़ा रह पाया। तो मार्केट के अंदर में 50% ड्रॉ डाउन वाले बाजार भी देखे और 60-70% अपसाइड वाले भी देखे, तो दोनों चीजें हम लोग देख पाए। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सा रहा होगा? बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडेक्स ETFs। नो, बट कौन सा इंडेक्स ETF? आई एम आस्किंग लाइक स्पेसिफिक कौन सा? तो स्पेसिफिक हम निफ्टी के अंदर में ज्यादा फोकस्ड हैं, तो निफ्टी 50 के जो हैं, तो निफ्टी 20। अच्छा, और कितना रिटर्न, कितना परसेंटेज रिटर्न किया था बेस्ट इन्वेस्टमेंट में? बेस्ट अच्छे साल के अंदर में 70% तक का CAGR भी गया, 70। हाँ, तो आप बोल रहे हो इंडेक्स के थ्रू ही आपने 70% CAGR किया? हाँ, इंडेक्स खुद ही चला एक साल में। कौन से साल में चला था? 2002 के अंदर में भी इंडेक्स का 70% का CAGR था। फिर जब 2008 में टूटा तो उसे अगले साल वापस उसका एक है ना इसी लेवल का CAGR था। तो होता क्या कि एनुअल रिटर्न था। तो पॉइंट कहाँ पर आता है कि हम जो अभी आगे स्ट्रेटेजी को समझेंगे ना, तो स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको समझ में आएगा कि ऐसा तो क्यों बोल रहे हैं ये कि भाई CAGR जो है वो 70% पे आ गया या फिर एनुअल रिटर्न इतना आ गया, क्योंकि एक साल हमने पैसा डाला, अगले साल यदि बाजार टूटा तो पहले तो वो रिकवर होगा ना, उसके बाद अगले साल बढ़ेगा। लेकिन यदि आप साथ में प्रोटेक्शन लेके चल रहे होते हो तो जब बाजार टूटता है तो आप एक लेवल से ज्यादा टूटते ही नहीं हो। करेक्ट। और फिर नेक्स्ट है जब बाजार रिकवर करता है तो जितना बाजार बढ़ा वो पूरा आपका जनरेट होता है रिटर्न, तो अकॉर्डिंगली इट क्रिएटेड। और लॉन्ग रन का जो CAGR आता है वो अराउंड 17.5% के आसपास का CAGR जनरेट हुआ है। तो आप बोल रहे हो कि आप सिर्फ इंडेक्स कर करके बेसिकली आप 17% का, मतलब आपने जो बेस्ट वाला बताया वो 70 था ना? हाँ, कितना था? 70% का, एक साल का। हाँ, एक साल का। तो मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडेक्स के थ्रू भी मतलब इतना रिटर्न कमाया जा सकता है, इज व्हाट आई एम लाइक सरप्राइज्ड। एंड अगर पेशेंटली डिसिप्लिन से किया तो इंडेक्स के थ्रू भी मतलब इतना पैसा कमाया जा सकता है। yes. 70% मतलब स्टॉक्स में, बिकॉज लोग क्या, आपने जैसे बताया कि स्टॉक्स में कभी कभी गलतियां करके लोग पूरा पैसा भी खो देते हैं, बट इंडेक्स इज लाइक अ सेफ बेट, बिकॉज एज यू सेड कि 50 स्टॉक्स है और 51st स्टॉक अगर वो 50 वाला गिर गया तो नेक्स्ट जो 51st है वो 50th हो जाएगा। बट मैं भी जैसे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, बट मैंने तो कभी इतना मतलब 70% तो नहीं कमाया। तो इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो जो ILTS है, इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, तो एक्सप्लेन कर सकते हो एकदम इजी लैंग्वेज में कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? एंड मैंने एक बार ऐसे भी पढ़ा है आपके मतलब एक इंटरव्यू में इकोनॉमिक टाइम्स के कि निफ्टी एक बार 50% डाउन हो गया था, बट आपकी स्ट्रैटेजी वाज डाउन ओनली बाय 3%। राइट। तो ये कैसे हुआ था? तो क्या करते हैं ना हम लोग, पहले इसको एकदम शॉर्ट में देखते हैं। तो हम लोग 3 स्टेप में क्या करते हैं। हम लोग सबसे पहले तो इंडेक्स खरीदते हैं, पहला काम हो गया। दूसरा, हम उसके साथ में उसका प्रोटेक्शन ले लेते हैं। तो प्रोटेक्शन क्या होता है? तो फाइनेंशियल मार्केट में इसे पुट ऑप्शन कहते हैं। हम प्रीमियम पे करते हैं और एनुअल प्रोटेक्शन साथ में ले लेते हैं। और तीसरा, हम इसमें इंटरेस्ट आर्बिट्राज करते हैं। इंटरेस्ट आर्बिट्राज का मतलब अपना पैसा पहले डेट में डालते हैं, डेट कोई मार्जिन पे रख करके फ्यूचर्स लेते हैं, और जो बाकी का जो कार्यक्रम हो गया कि डेट से हमको इंटरेस्ट आया वो थोड़ा ज्यादा मिलता है, फ्यूचर्स की कॉस्ट थोड़ी कम लगती है। तो वापस कंफ्यूजन नहीं हो तो फिर से समझते हैं। इंडेक्स में तेजी की और प्रोटेक्शन लिया, ये कोर वर्क किया। तो इसमें एक जस्ट सॉरी आई विल इंटरप्ट यू बिकॉज ये थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपने इंडेक्स ले लिया, फिर उसके साथ आपने एक पुट ऑप्शन ले लिया। मतलब क्या कि अगर सपोज ये इंडेक्स नीचे गया तो मैं पुट ऑप्शन में पैसे कमा लूंगा, एंड इंडेक्स अगर ऊपर गया तो मैं इंडेक्स में पैसे कमा लूंगा और पुट ऑप्शन मेरा एक्सपायर हो जाएगा और उस पर कुछ पैसा नहीं कमाऊंगा, उस पर जो प्रीमियम गया मेरा वो मेरा लॉस होगा। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो यही काम, और कोई बड़ा काम नहीं किया, ये काम हम हमेशा करते आए हैं। हम कार खरीदते हैं तो क्या करते हैं, कार खरीदी, उसका इंश्योरेंस लिया। यदि पूरे साल में गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो क्लेम मिलेगा, नहीं हुआ तो वो प्रीमियम चला गया। हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, कोई बीमार पड़ेगा तो क्लेम आएगा, नहीं हुआ तो प्रीमियम जाएगा। करेक्ट। तो द सेम वे फाइनेंशियल मार्केट में भी प्रोटेक्शन मिलता है। पहला पॉइंट तो ये समझने जैसा है। और दूसरा, उसका प्रीमियम बहुत नेग्लिजिबल है। तो साल का यदि आपने 4-5% का प्रीमियम भर दिया, अब यदि पूरा साल में बाजार जितना टूटा उतना क्लेम आपको वापस आ गया, तो आपने जो खाली प्रीमियम पे किया था वो आपका मैक्सिमम लॉस हो गया। तो जब की बात चल रही है कि भाई 2008 के क्रैश में बाजार 50% टूटा
और आप 3-4% ही टूटे। कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ क्योंकि आपने साथ में प्रोटेक्शन लेके रखा हुआ है। तो मार्केट टूटता है तो आप टूटते नहीं हो, मार्केट बढ़ता है तो आप बढ़ जाते हो। और ये प्रीमियम कितना होता है? 4 से 5%? सो प्रीमियम ऑलमोस्ट 4 से 5%। तो सपोज आप बोल रहे हो अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए ये इंडेक्स में, तो आप बोल रहे हो कि 4 से 5 हज़ार का प्रीमियम इधर मेरा नुकसान होगा, और अगर यहाँ से 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, सपोज 50% बढ़ गया इंडेक्स, एक आउटलायर एग्जांपल, तो मेरा 50,000 का गेन हो जाएगा और इसमें लॉस सिर्फ 4 से 5 हज़ार का होगा। इज दैट करेक्ट? यस, तो आपको 46,000 का गेन हुआ। समझ गया। इसका मतलब ये हुआ है ना। पर अब आपने एग्जांपल 1 लाख पे दिया है, वैसे काम ये 1 लाख से नहीं हो सकता है, ये भी बताऊं, क्योंकि मिनिमम आपको निफ्टी के 1 लॉट जितना काम करना होता है। तो निफ्टी का जो लॉट साइज होगा, तो अभी जैसे निफ्टी का लॉट साइज 75 का है और 25,000 की निफ्टी है मान लीजिए, तो अराउंड 18 lakhs का एक लॉट हुआ, तो 18-20 लाख रुपए से ये पोर्टफोलियो बना। तो 20 लाख रुपए मुझे लगेंगे जब मुझे ऐसे पोर्टफोलियो में काम करना है। हाँ, तो हाँ, अब 20 लाख रुपए लगेंगे जब आपको ऐसे पोर्टफोलियो में काम करना है, आपको प्रोटेक्शन के साथ काम करना है। तो 20 लाख रुपए का आपको पोर्टफोलियो बनाना है। तो मैं मार्जिन के साथ भी बना सकता हूँ। तो अब उसमें वो कैसे कर सकते हैं, वो भी कुछ है ना, मैं आपको कुछ स्लाइड्स के ऊपर में वो समझाऊंगा, तो आपको वो आइडिया आएगा कि भाई किस तरीके से वो किया जा सकता है। तो पहले अपन ये साथ में समझ लेते हैं कि सेफ्टी का कार्यक्रम करते कैसे हम। तो यहाँ पे हमने जैसा समझा कि हम पहले इंडेक्स खरीद लेते हैं। तो इंडेक्स ले लिया, एग्जाम्पल के लिए एक बार मान लो इंडेक्स 10,000 चल रहा है, तो 10,000 का इंडेक्स लिया, मार्केट बढ़ेगा तो आई एम गोइंग टू अर्न मनी, पर मार्केट टूटे तो मुझे लॉस नहीं हो, तो उसके लिए मैंने साथ में उसका प्रोटेक्शन ले लिया। एनुअल पुट ऑप्शन कम्स अराउंड 5% अ ईयर। वैसे ये कोई श्योर नहीं होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वॉलेटिलिटी, पर 2014 से हम ये रियल कर रहे हैं और 2002 से डेटा टेस्टिंग के साथ कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट 5% पे अपना काम हो जाता है। तो आप 10,000 रुपए का यदि इंडेक्स खरीदे हो तो अराउंड 500 रुपए आपका साल का प्रीमियम लग गया। तो जहां एक नॉर्मल इन्वेस्टर को 10,000 में इंडेक्स मिल रहा था, हमारे लिए इंडेक्स की कॉस्ट हो गई 10,500, पर हमको बदले में यह श्योरिटी मिल गई कि कोई भी कारण से यदि मार्केट क्रैश हुआ, तो मार्केट कितना भी टूटे, कुशल अपना ये 10,000 तो प्रोटेक्टेड ही रहेगा, क्योंकि पुट अपने को बाकी का डिफरेंस वापस दे देगा। तो अच्छा पॉइंट ये है कि मान लो मैंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, तो मेरा 1 करोड़ कैन नेवर गो बिलो 95 lakhs इन फुल 1 ईयर। चाहे मार्केट शुरू हो, मार्केट क्लोज हो, सुबह हो, शाम हो, कुछ भी हो, आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो पूरे 1 साल। तो ये तो इसका अच्छा पॉइंट हो गया कि आप डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो। नेगेटिव पॉइंट क्या है इसमें? नेगेटिव पॉइंट ये है कि कल को अगर पूरा साल इंडेक्स 10,000 का 10,000 ही रह गया, सेम लेवल पे रह गया, तो क्या होगा? मार्केट वहीं का वहीं रह गया, आपने एडिशनल प्रोटेक्शन ले रखा था, 500 रुपये पे किए, वो आपके वेस्ट हो गए। तो मार्केट अगर वहीं का वहीं रह जाता है तो जो प्रीमियम आपने पे किया है वो चला जाएगा। 1 साल चला जाए तब तक तो ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि 3-3, 4-4 साल चला जाए, तो क्या होगा वो एक बार समझते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में ये है, मानो अभी इंडेक्स 10,000 चल रहा है, 4 साल निकल गए, इंडेक्स 10 का 10 ही रह गया, तो हर साल जो प्रीमियम आपने पे किया होगा वो आपका लॉस हो जाएगा। बीच में इंडेक्स एक बार 10 का 12 हुआ, जैसा 2019 है, रियल में 10 का 12 हुआ, पर 20 के अंदर में कोरोना के टाइम वो 8,000 के नीचे भी आ गया, फिर रिकवर हुआ, मानो फिर टूट गया। आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया है, तो आपने 5 लाख रुपये प्रोटेक्शन का प्रीमियम और पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर इंडेक्स 10 का 12 हुआ, इंडेक्स 20% बढ़ा, आपका पोर्टफोलियो भी 1 का 1.2 करोड़ होगा, पर आपको प्रॉफिट 15 lakhs का ही होगा। तो हम मार्केट से कम कमाते हैं जब मार्केट 1 साइडेड चलता है। तब मार्केट 20% चला, हम 15% ही कमाएंगे क्योंकि हमने 5% हेजिंग का पे किया हुआ है। पर नेक्स्ट ईयर अब मैं 1.2 करोड़ को प्रोटेक्ट करूंगा, 1.2 करोड़ को प्रोटेक्ट करूंगा, मतलब 12,000 की स्ट्राइक से मैं अब हेजिंग करूंगा, तो मेरे को प्रीमियम ज्यादा देने को आएगा। इंडेक्स अगले साल 12 का 8 हो गया, तो इंडेक्स 1/3 टूटा, तो आपका पोर्टफोलियो भी 1.2 करोड़ वाला 80 lakhs होगा, पर जो 40 लाख रुपया कुशल आपका टूटा ना, वो क्या होगा? वो ये पुट आपको वापस देगा, यस और नो। और ये 40 लाख रुपए का क्या करोगे, ये एक स्मार्ट क्वेश्चन है भाई। 80 का तो पोर्टफोलियो हो गया, सारी दुनिया का हुआ है, आपका भी हुआ, पर जो 40 क्लेम का मिला, वो कैश मिला आपको, उसका क्या करोगे? तो उसे हम री इन्वेस्ट करेंगे। 8,000 पे वो री इन्वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब घर बैठे बैठे आपकी क्वांटिटी 1.5 गुना हो गई। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस। इसका मीनिंग है, मान लो ये आपका जो हॉल है, मान लो 1 करोड़ का है, कल को इसकी वैल्यू 50 lakhs हो गई, तो इसका मतलब बाजू वाला हॉल भी हमारा हो गया, क्योंकि जो क्लेम मिला उसे अपने नया हॉल और परचेज कर लिया, तो अपने 2 हॉल हो गए। करेक्ट। तो यहां पर हुआ ये कि प्रोटेक्शन का नॉर्मल जो नजर से बेनिफिट दिखता है, वो केवल इतना ही दिखता है कि भाई हम डाउन साइड में प्रोटेक्टेड है, पर हमारे लिए डाउन साइड प्रोटेक्शन से बड़ा बेनिफिट पुट ऑप्शन का ये है
कि नीचे के लेवल पे हमको नए शेयर खरीदने का मौका मिलता है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज फ्रॉम प्रोटेक्शन। अब आपका पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ का है, 1.2 करोड़ ही है, खाली प्रीमियम ही आपने लॉस किया, फिर से आपने प्रीमियम पे किया, नेक्स्ट ईयर इंडेक्स 8 का 12 हुआ, तो इंडेक्स 8 का 12 हुआ, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, 12 का 8 हुआ था, वापस 12 हुआ है। पर हमारे लिए 8 का इंडेक्स 12 होना मतलब इट हैज गॉन अप बाई 50%, 50% बढ़ गया। वो 50 बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी 1.2 करोड़ वाला 1.8 करोड़ हो गया। तो जो पहले क्वेश्चन था ना कि यार एक साल में इंडेक्स 70% का रिटर्न कैसे निकाल लेता है, तो वो इस तरीके से निकाल लेता है कि यदि मार्केट टूटा और आप टूटे नहीं तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए, इसका मतलब, और नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए तो नेक्स्ट जब बाजार रिकवर भी होता है तो आप नया हाई बनाते हो। तो आपने इस तरीके से नया हाई बनाया, अगेन मार्केट टूटा, पर अब आप समझ चुके हो कि आप नहीं टूटने वाले, रादर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे। तो आपका पोर्टफोलियो 4 साल में इंडेक्स 10 का 10 है, आपका पोर्टफोलियो 1 वाला 1.8 करोड़ हो गया बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन कि आपने प्रोटेक्शन लिया हुआ था। यहां पे प्रोटेक्शन का खर्च लगा है हमारा 5 + 6 11 प्लस 6 लगा है इस लेवल पे भी, तो 17 + 9 26 लाख रुपया आपका लगा। तो आप 1.8 करोड़ नहीं कमाओगे, प्रीमियम का पे किया, वो कॉस्ट भी लगेगी, 1.5 मिला, पर लर्निंग ये मिली कि मार्केट वहीं का वहीं है, आप ग्रो होते जा रहे हो। इसमें 54% रिटर्न हो गया ना 4 साल में। 4 साल में 54% रिटर्न हुआ तब जब इंडेक्स ने जीरो रिटर्न दिया। करेक्ट। और रीजन यहां पर इंडेक्स के जीरो रिटर्न का लेना देना नहीं है, रीजन इसमें जो बड़ा है ना वो ये है कि मार्केट टूटा और आप टूटे नहीं, और जब बाजार रिकवर हुआ तो आप नया हाई बनाए, इसलिए ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये 26 लाख में आपने बीच में 6 लाख क्यों ऐड किया वापस? यहां पर भी एक्चुअली क्या हुआ, इस स्लाइड को दिखाने के लिए 80 + 40 किया हुआ है कि जो पैसा क्लेम का मिला वो सचमुच में यहां पर 6 लाख रुपया आपको अगले साल के लिए फिर प्रीमियम पे करोगे कि नहीं करोगे। आपका पोर्टफोलियो यहां पे 1.2 करोड़ का पड़ा है और वापस 5% का प्रीमियम लगेगा नेक्स्ट ईयर पे जाने के लिए, तो अगेन 6 लाख रुपया आपने यहां भी पे किए होंगे, तभी तो आप नेक्स्ट ईयर पे जाओगे। 1.2 करोड़ पे 5%, 1.2 करोड़ का 5%, समझ गया, तो वो लगा आपका। तो ये था ओवरऑल कि भाई आप यदि प्रोटेक्शन के साथ काम करते हो तो हम इसको कैसे समझते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं कि एज गुड एज आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है। हम मेडिकल का प्रीमियम पे करते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ा, पैसा लग गया, 1 साल 2 साल 4 साल लग जाता है, पर 5वें साल घर का एक सदस्य हॉस्पिटल जाता है तो जितना प्रीमियम पे किया वो सारा एक साथ वसूल हो जाता है, यस और नो। तो वही पॉइंट यहां पर हमारे साथ हो रहा है कि हम ये मान रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन लेके काम करो इक्विटी मार्केट में, तो आपने प्रोटेक्शन लेते जा रहे हो, 3-4 साल आपका पैसा लगेगा, पर एक बार जब बाजार टूटता है तो जितना टूटता है वापस आता है, तो लॉन्ग रन में आपको पता चलेगा कि पुट अपनी कॉस्ट खुद निकाल लेता है। अब सोचो ये कितना बड़ा सीक्रेट है। यदि पुट अपनी कॉस्ट खुद निकाल लेता हो और आपने एसेट खरीदी हुई है, वो एसेट अपनी ग्रो कर रही हो, तो आपको इक्विटी रिटर्न जनरेट हो रहे हैं विथ ऑलमोस्ट जीरो रिस्क, क्योंकि पुट ने अपनी कॉस्ट लॉन्ग रन में खुद निकाल ली है। तो आज इक्विटी मार्केट के तरफ फैसिनेशन सबको है, पर इन्वेस्टमेंट तो 6-7% लोग ही कर रहे हैं, बाकी के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बाकी के लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसका पेन है बहुत बड़ा, जब बाजार टूटता है तब लोगों के पैसे टूटते हैं, तो वो रिस्क के कारण लोग नहीं करते हैं। पर यदि उन्हें यह समझ में आए कि आप प्रोटेक्शन के साथ कैलकुलेटेड रिस्क में कन्वर्ट हो सकते हो, तो आपको डे 1 पे पता चल जाता है कि पूरे साल में कोई भी सिचुएशन में मेरा पैसा 4-5% से ज्यादा नहीं टूट सकता। तो ये पॉइंट था कि कैसे हमारा प्रोटेक्शन काम करता है, समझ गया। अब इसके आगे जो आपका अगला क्वेश्चन था कि भाई किस तरीके से इसमें अलग अलग पेमेंट टर्म्स समझ में आते हैं, तो यहां पे अपन 3 अलग अलग प्लान्स को देखते हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर अपना काम कर सकता है। सबसे पहले मानो किसी इन्वेस्टर के पास 100 रुपए हैं, कुशल के पास 100 रुपए हैं, कुशल वो 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कुशल के 2 टुकड़ों में उसने अपने इन्वेस्टमेंट को कर दिया 30 और 70। 30% डाला इक्विटी ट्रेडिंग में, तो इक्विटी मार्केट में, और 70% डाला डेट मार्केट में। इक्विटी में क्यों? क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, और डेट में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें साथ में सेफ्टी भी चाहिए। अब कुशल आपने जो 30 रुपीज इक्विटी में डाले ना, उसका आपने ETF खरीद लिया, तो अगला क्वेश्चन आता है कि भाई ETF क्या होता है? तो ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये सेम म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं जो इंडेक्स की फिलोसफी में काम करते हैं। इंडेक्स के 50 स्टॉक्स खरीद लिए उन्होंने और उसको इक्विटी मार्केट में लिस्टिंग कर दिया फंड को, ताकि उसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बन गया। तो हमने ETF खरीद लिया यदि 30 रुपीज का, तो मेरे पास में मेरे डीमेट में 30 रुपीज का ETF डिलीवरी आ गया, उसी को ही मैंने मार्जिन पे रख दिया। तो मार्जिन पे रख दिया तो मतलब मैंने कोलेटरल कर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि कोलेटरल क्या होता है? तो जब हम फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट में काम करते हैं
तो हमको वहां पे मार्जिन देना पड़ता है। ये मार्जिन हम कैश भी दे सकते हैं और स्टॉक्स भी दे सकते हैं। अभी जो सेबी का रिसेंट अपडेट है उसके हिसाब से आप 50% स्टॉक्स मार्जिन दे सकते हो, जिसे कोलेटरल बोलते हैं, 50% आपको कैश देना पड़ता है। तो जब हम अपना स्टॉक मार्जिन पे देते हैं तो उसको हमने कोलेटरल किया या प्लेज किया, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, अभी जैसे 30 मैंने इन्वेस्ट किया इंडेक्स ETF में, राइट, और मैंने ये 30 को प्लेज कर दिया, मतलब हाँ, इसको कोलैटरल पे रखा, और इसके बदले में मैंने लोन लिया है क्या? हाँ, इसके बदले लोन नहीं लेना होता है, ये प्लेज किया ना, इसी से आपको मार्जिन लिमिट मिल गई। कितना मिलेगा? 30 रुपए में? 30 रुपए के ऊपर में आपको इसका हेयर कट होता है। तो मान लो एक बार 20% का हेयर कट है तो 6 रुपया हेयर कट में कट जाएगा, तो 24 रुपीज का आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 24 रुपए की और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ? इसका मतलब आप 24 रुपए के मार्जिन तक का और एक्सपोजर बना सकते हो। ओके, समझ में? 24 रुपए की पोजीशन नहीं, पोजीशन तो और बड़ी बन जाएगी। ओके, समझ में आया? जैसे अभी मानो, एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं, इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं उसका मार्जिन अभी लगभग 10% है। हाँ। इसका मतलब यदि आप 100 रुपए के फ्यूचर्स लेते हो तो आपको 10 रुपए का मार्जिन देना होता है। तो यदि आप इंडेक्स में काम कर रहे हो तो आप 240 रुपीज का भी अगर नया पोजीशन बनाना चाहते हो ना तो 24 में बन जाएगा। समझ गया। पर इसका मतलब ये कोई एडवाइस नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, वो आगे अपन समझेंगे कि उसके रिस्क क्या है। पर पॉइंट यहां पर अभी अपने को यह समझ में आया कि भैया 30 रुपया मैंने अपना डाला, उससे ETF खरीदे, उसी ETF को मैंने मार्जिन पे रख दिया। ठीक है, मार्जिन पे रखा तो मेरे पास लिमिट आ गई, उसी लिमिट से मैंने फ्यूचर्स लिए, और हमने कितने के फ्यूचर्स लिए? केवल 70 के। कितने के मैं ले सकता था? 240 के, बट मैंने 70 के ही लिए। हाँ, अपने केवल 70 के लिए। ओके, 70 के लिए इसका मतलब 7 रुपए का मार्जिन यूज किया अपने लगभग। हम्म, अब ओवरऑल आपका इंडेक्स का पोर्टफोलियो कितने का बन गया? 100 का। समझ में आया? तो अब ये कोई नया काम नहीं किया वैसे आपने। आज तक हम प्रॉपर्टी में यही करते हैं, करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना जब अपन कुशल, तो अपन क्या करते हैं? 30 लाख अपने बैंक अकाउंट से पे करते हैं, 70 लाख का लोन ले लेते हैं, टोटल मार के करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी हो जाती है। प्रॉफिट होता है तो करोड़ पे, लॉस होता है तो करोड़ पे। तो यहां पर भी सेम आपने क्या किया? आपने वो उसी प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई किया, तो पोर्टफोलियो बन गया 100 का। इन्वेस्टमेंट अभी तक आपका 30 हुआ है, ये 70 को भी अपने टच ही नहीं किया। करेक्ट। वो 5% पर ईयर क्या है? वो अभी आके हैं कि अब आपकी 2 कॉस्ट लगेगी। तो पहली कॉस्ट लगी आपकी हेजिंग कॉस्ट। अब हेजिंग कॉस्ट क्या है? भैया मुझे 100 रुपए पे गेन आ रहा है, वो तो आई एम हैप्पी विद दैट, पर मुझे 100 पे लॉस नहीं करना है, तो मैंने तुरंत ही उसका पुट ऑप्शन खरीदा, जो अभी अपन समझे। तो वो 5% मतलब 5 रुपये आपने पे किया, तो 5 रुपीज पे करते ही आपको क्या श्योरिटी मिल गई है? आपको ये श्योरिटी मिल गई है कि आपका पूरा 100 रुपीज का पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड है। जो 30 रुपीज का आपने इक्विटी खरीदा वो भी प्रोटेक्टेड है, जो 70 के फ्यूचर्स लिए वो भी प्रोटेक्टेड है। ये फ्यूचर्स किसके लिए है? मैंने इंडेक्स के जो कर रहे हैं सब इंडेक्स पे कर रहे हैं। तो जो इंडेक्स का ETF खरीदा है, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का अगर मैंने खरीदा इंडेक्स, हाँ, तो उसी के मैंने फ्यूचर्स खरीदे, उसी के भी मैंने फ्यूचर्स लिए, तो निफ्टी का ही फ्यूचर्स लिया मैंने। यहाँ पे एग्जांपल 100 डाला है, पर ये सब काम होंगे लैक्स में, करेक्ट है ना? पर यहाँ पे आपको एग्जांपल समझ में इजीली आ जाएगा। तो आपका 5 रुपीज का कॉस्ट लगा, पर ये 5 रुपए की कॉस्ट ने आपको ये श्योरिटी दे दी कि पूरा 100 का पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड है। अच्छा, सब काम निफ्टी में ही है, तो मतलब सब काम इंडेक्स में ही है, एक ही चीज में है। जिसका आपने अंडरलाइंग स्टॉक खरीदा उसी का ही आपने फ्यूचर्स खरीदा, उसी का ही आपने प्रोटेक्शन खरीदा। अब आता है अगला पॉइंट कि एक कॉस्ट आपको और लगेगी, और इस कॉस्ट का नाम है फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट क्यों लगेगी भाई? मैं तो इन्वेस्टर हूं, तो इसलिए लगेगी क्योंकि पोर्टफोलियो कितने का बनाया है? 100, और डाला कितना है? 30, तो फिर बाकी का 70 आपने फ्यूचर्स लिया है। तो अब जब हम फ्यूचर्स लेते हैं ना, तो हमारे को फ्यूचर्स को रोल ओवर करना पड़ता है, मतलब करंट मंथ से नेक्स्ट मंथ पे ले जाना पड़ता है। तो उसका मीनिंग ये होता है कि वहां पे हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट लगती है। फ्यूचर्स आपने पोजीशन ली तो फ्यूचर्स की एक एक्सपायरी होती है, और नॉर्मली करंट मंथ का जो फ्यूचर होता है उससे नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर थोड़ा ऊपर चलता है। तो वो ऊपर चलता है तो वो इनडायरेक्टली वो मुझसे मेरा ब्याज का पैसा ले रहा होता है। नॉर्मली फ्यूचर्स के अंदर में निफ्टी में कभी वो 100 पॉइंट ऊपर चलता है, कभी 150 पॉइंट ऊपर चलता है। साल भर का यदि आप गिनोगे तो अराउंड 5% से 6% आपकी फ्यूचर्स की रोल ओवर कॉस्ट आ जाती है। तो ये क्या हुआ? 5% मेरा फ्यूचर्स का रोल ओवर कॉस्ट लगा, पर ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बना कुशल। इनडायरेक्टली इंडिया में केवल एक यही बिजनेस ऐसा दिख रहा है हमको जहां पे एक इन्वेस्टर को 5% में पैसा उधार मिला। हम यहां पे उधार लेना नहीं सीख रहे हैं, हमने तो अपने पैसे पे आर्बिट्राज किया। 5% में पैसा उधार मिल रहा था इसलिए मैंने फ्यूचर्स लिए और अपने खुद के पैसे को डेट पे रख दिया। आरबीआई बॉन्ड 8% दे रहा है, तो मेरे को 2-2.5% जो एक्स्ट्रा मिला उससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया? फ्यूचर्स लिए,
अब आपने जो 70 के फ्यूचर्स लिए उसको आप रोल ओवर करोगे, साल का 5% का यदि कॉस्ट हो तो आपको 3.50 का कॉस्ट लगा, 70 पे 5%, तो मतलब 3.5 हुआ। तो 3.5 का आपका लग गया फाइनेंसिंग कॉस्ट, 5 रुपीज का लगा आपका हेजिंग कॉस्ट, तो आपकी कॉस्ट हो गई ग्रॉस 8.50 की। पर वो 8.50 की कॉस्ट में आपको 2 बेनिफिट मिल चुके हैं। कितना मजेदार पॉइंट पे कि पहला, आप डाउन साइड पूरा प्रोटेक्टेड हो, और दूसरा 30 रुपीज में 100 का पोर्टफोलियो बन गया आपका, 70 आपके फ्री पड़े हैं। वो 70 को डेट में रख दो, एकदम सेफ डेट में भी रखो, 7.5% का भी ब्याज निकालो ना अगर आप, तो साल का 5 रुपया ब्याज का वापस आ गया। तो 8.50 की कॉस्ट लगी हुई थी, 5 रुपीज यू आर गेटिंग बैक, तो ओवरऑल आपकी नेट कॉस्ट क्या रह गई? 3.5। इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? आपने जो 100 रुपीज डाला है, यदि मार्केट क्रैश होता ही चला जाए पूरा साल ही, आपका पैसा 196 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आप पूरा प्रोटेक्टेड हो। और यदि मार्केट बढ़े तो मार्केट 20% बढ़ा, आप 16 बढ़ोगे, मार्केट 30 बढ़ा, आप 26 बढ़ोगे, और मार्केट 10% बढ़ा तो आप 6% बढ़ोगे, क्योंकि 3-4% आपकी कॉस्ट लगी हुई है कुशल। तो वो व्यक्ति जो चाहता हो कि यार मैं डेट के रिटर्न से खुश नहीं हूं, मैं इन्फ्लेशन बीट ही नहीं कर पाता हूं, पर मैं मार्केट की अनलिमिटेड लॉस को नहीं ले सकता, और मार्केट अपने टॉप पे है, इस समय पे मैं घुसना मेरे को बहुत रिस्की लगता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उसे ये पता है कि उसका 100 रुपया 96 से नीचे नहीं जाएगा पूरे साल में, पर ऊपर जाएगा तो वो जितना ऊपर जाएगा उससे 3-4% कम कमाएगा। गॉट इट। तो इस प्लान को हम रिलैक्स बोलते हैं। इसमें 30 और 70 का क्या लॉजिक है? लाइक व्हाई 30% इन इक्विटी? तो वो सीए होते हैं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, समझ में आया ना? तो हमने भी कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। हुआ क्या इसके अंदर में, इसमें टैक्स फ्रेंडली बनाना भी इसको बहुत जरूरी है। अभी ये जो इंडेक्स में पैसा डाल रहे हैं ना कुशल हम, वो 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। फ्यूचर ऑप्शंस की जो इनकम होती है ना, वो बिजनेस इनकम कहलाती है। बिजनेस इनकम का टैक्सेशन कैसे आता है? तो आपका जो टैक्स स्लैब है, आपका 0 भी हो सकता है, 10, 20, 30 जो स्लैब होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो अब हमको ये चाहिए था कि इसको टैक्स फ्रेंडली भी बनाओ। तो अगर मैंने 30 रुपीज पहले तो यहां डाले, तो एक तो मुझे कोलेटरल का काम हो गया मेरा, और वो 30 रुपीज भी अपना काम कर रहा है, और उसी से ही 70 रुपीज के फ्यूचर्स लिए। तो अब मेरे को जो प्रॉफिट आ रहा है ना, उस प्रॉफिट में 3 खर्चे हैं जो सारे के सारे बिजनेस खर्च करेंगे। पहला कि मानो जो आपने हेजिंग कॉस्ट का 5 रुपीज पे किया, इसमें इक्विटी के सामने का हेजिंग भी यहीं पे हुआ हुआ है, फ्यूचर्स का भी हेजिंग यहीं पे हुआ हुआ है, पर जो फ्यूचर्स की इनकम आएगी ना, उसमें ये खर्च आपको लेस हो जाएगा। समझ में आया आपको? हाँ। बाजार बढ़ा तो फ्यूचर्स में भी आप कमाओगे, तो ये ऑप्शंस में आपको लॉस होगा हेजिंग, तो ये आपको खर्च में बाद मिल जाएगा। जो फ्यूचर्स की फाइनेंसिंग कॉस्ट लगी वो भी हमको डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, ये बिकॉज बिजनेस इनकम है तो ये मैं एक्सपेंसेस सारे डिडक्ट कर सकता हूँ मेरी इनकम के अगेंस्ट, तो टैक्स मेरा बच जाएगा। तो टैक्स बच जाएगा, तो टैक्स प्लान हो जाएगा आपका। आपको पता चलेगा आपका बड़ा प्रॉफिट सारा का सारा इक्विटी में आता जा रहा है, और जो खर्च हैं वो सारे आपको क्लेम मिलते जा रहे हैं। अदरवाइज आज मान लो आप कैपिटल गेन क्लेम करते हो पूरा ही, उसमें डिडक्शन नहीं। तो अब आपने जो भी ऑप्शन खरीदे हेजिंग के लिए, तो वो जो खर्च लग गया वो गया, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर यहां पर वो आपका पूरा प्लान हो जाएगा। तो आप डिडक्शन भी क्लेम कर पाओगे। तो स्मार्टली आप अपने टैक्स को इसमें बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे। नहीं, बट माय क्वेश्चन वाज कि ये 30-70 की जगह अगर अपन ने 50-50 भी किया और इंडेक्स ETF में 50 और फ्यूचर्स थोड़ा बढ़ा दिया, तो वो केस में भी मतलब क्या, मतलब उसमें तो किया जा सकता होता है ऐसा, मतलब 30-70 एक्सट्रीम किए हुए हमने, मतलब 20-80 करना इज रिस्की, पर 40-60 कर रहा है या कोई 50-50 कर रहा है तो ही कैन डू दैट, कि उसने इक्विटी में ज्यादा डाला, फ्यूचर्स थोड़े कम लिए, तो बस इंटरेस्ट आर्बिट्राज जो हुआ था ना, यहाँ पे 70 रुपीज में इंटरेस्ट आर्बिट्राज हुआ आपका। हाँ। देखो 70 रुपीज में आपने 5% पे किए, और 70 रुपीज पे आपको डेट का ज्यादा ब्याज मिला, तो आपको इंटरेस्ट आर्बिट्राज ज्यादा मिला ना। यहाँ पे आपने 70 पे 5 रुपीज मतलब 3.50 पे किया, हाँ, और 70 पे 7.35 आपने डेट में कमाया, तो 5 कमाया, तो 1.50 रुपीज का आपने इंटरेस्ट आर्बिट्राज किया। करेक्ट। अब मानो अगर आपने ये 50 रुपीज ETF में डाले होते तो 50 के फ्यूचर्स होते। हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन है, तो 50 के फ्यूचर्स क्यों होते हैं? अपन 100 मतलब टोटल 100 ही इंटैक्ट रख रहे हैं क्या? आप तो 100 का ही पोर्टफोलियो, अपने को पोर्टफोलियो तो 100 का ही बनाना था। कुशल के पास 100 है, तो कुशल के पास 2 ऑप्शन है कि चाहे तो वो इक्विटी डायरेक्ट खरीद ले, तो वो 100 का ही पोर्टफोलियो बनाने वाला था। बाजार डबल होता तो उसका 100-200 ही होने वाला था, बाजार आधा होता तो उसका 100-50 होने वाला था। अब हमने भी उसका 100 का पोर्टफोलियो 100 ही बनाया, पर हमने ऐसे बनाया कि बाजार यदि डबल होगा तो उसका 100-200 नहीं होके 196 होगा,
लेकिन कल को बाजार आधा हो गया तो उसका 150 नहीं होकर के 96 पे रुक जाएगा। करेक्ट। तो ये उस पर्पस के लिए पूरा समझ किया गया। हुआ है ना, और टैक्स फ्रेंडली कर दिया इसको। वाओ, वेरी क्लियर। है ना? इसमें और कौन से प्लान है? रिलैक्स प्लान है? हाँ, अब ये रिलैक्स था। हाँ। तो रिलैक्स का मतलब पूरा पैसा जितना था वो पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, ट्रेडिंग से इक्विटी खरीद ली, ट्रेडिंग से डेट खरीद लिया। अब उसके बाद में कोई अगला व्यक्ति है वो ये बोलता है कि यार आपने ये सर 30 रुपीज के अंदर में 100 का पोर्टफोलियो बनाया, ये तो हमें अच्छा लगा, और ये 8.50 में हमारा प्रोटेक्शन और फाइनेंसिंग कॉस्ट निकल गया दोनों ही, ये भी बहुत अच्छा है। आज ये 8.50 की कहानी आप समझो कुशल, हम नॉर्मली प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो प्रॉपर्टी में हम जो लोन लेते हैं ना उसका हम 8.5% का ब्याज चुकाते हैं और खाली हमारे को फाइनेंसिंग ही कवर हुआ उसमें। यहां पर वही 8.50 में फाइनेंसिंग और हेजिंग दोनों आपकी कॉस्ट कवर हो गई। हेजिंग का मतलब पूरा साल में यदि प्रॉपर्टी आधी हो जाए तो आपकी वैल्यू आधी हो गई। यहां पे अगर स्टॉक मार्केट आधा हो गया तो आप आधे नहीं हुए, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिला, और उस प्रोटेक्शन के कारण आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं। जो एग्जांपल अपन ने समझा था कि इंडेक्स 12 का 8 हुआ, आपका पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ का 1.2 करोड़ था, तो वही 8.50 में यदि मुझे हेजिंग और फाइनेंसिंग दोनों मिल गए तो लॉन्ग रन में बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा ये अपने लिए। तो यहां पर अब हमने क्या समझा फिर से कि बेसिक प्लान के अंदर में ये जो था रिलैक्स प्लान का फीचर कि 30 पे 100 का पोर्टफोलियो बना, दैट वाज गुड। 8.50 में प्रोटेक्शन और फाइनेंसिंग मिला, ये भी अच्छा है। पर क्वेश्चन क्या आता है इन्वेस्टर्स का कि सर ये बाकी का 70 रुपीज आपने 7.5 रुपए पे लगा दिया है 7.5% पे, और वो 5 रुपया कमा रहा है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर। क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इन्वेस्टर के पास होते हैं कईयों के पास, कि मैं आराम से 10-11% कमा सकता हूं दूसरी जगह पे। तो हम उसको ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे आप ब्याज ज्यादा कमा सकते हो तो आप इस 70 रुपीज को वहां रख दो, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में आप 30 रखो। तो अब वहां पर अगर वो ब्याज ज्यादा कमा रहा है, ओवरऑल मुझे तो ये देखना था कि कुशल की ओवरऑल फैमिली वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, फैमिली वेल्थ बढ़ जानी चाहिए। तो कुशल बोलता है कि 30 में ट्रेडिंग में दे रहा हूं, 70 में आपके कहने पे अपने हिसाब से कोई दूसरी जगह डेट पे लगा देता हूं जहां मैं 10-11% का ब्याज कमाऊंगा। तो ये इंटरेस्ट जो है 70 पे अगर 10% कमाया तो 7 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। अगर इंटरेस्ट 7 का आएगा तो नेट कॉस्ट 8.5 माइनस 7 1.50 की रहेगी। तो उन्होंने अपनी रिस्क को कम कर लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कोई लोन चल रही होती है, वो लोन में हम 10-11% का ब्याज चुका रहे होते हैं और इधर में हमने डेट में 7.5% का इंटरेस्ट कमा रहे थे, तो एक्चुअली हम लॉस कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपको 100 रुपये का पोर्टफोलियो बनाना था, 100 रुपीज थे आपके पास, आपने 30 रुपीज डाल करके 100 का पोर्टफोलियो बना लिया, बाकी के 70 से अगर अपना लोन रिपे कर दिया तो आपका 10-11% का ब्याज बच रहा है और पोर्टफोलियो आप 100 का एंजॉय कर रहे हो। अब उसका जो EMI भरने वाले थे आप, उसकी जगह यहां पे SIP कर लो, तो ओवरऑल आपकी वेल्थ अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये था इंटरेस्ट आर्बिट्राज। तो बेसिक प्लान आपको इंटरेस्ट आर्बिट्राज करने को अलाउ करता है, मतलब बाकी का 70 रुपीज कहीं और भी रखना हो, यू कैन डू दैट एंड यू कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी। है ना। एक एग्जांपल के लिए कई बार लोग पूछते हैं ना, तो एक एग्जांपल बहुत मजेदार है, इंडिया का लाइव एग्जांपल है। आज इंडिया की रिचेस्ट कंपनी के अंदर में HDFC बैंक आ गई। भाई बाकी की जो कंपनीज हैं रिलायंस वगैरह, वो तो इतना मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इतना प्रोडक्शन करती है, तब जाकर के एक इतनी बड़ी कंपनी बनी। बैंक क्या करती है, कम ब्याज में पैसे लेती है, ज्यादा ब्याज में पैसे देती है, उस बीच के डिफरेंस के ऊपर में वो इंडिया की रिचेस्ट कंपनी बन गई। तो हमारे लिए लर्निंग है, यदि हम इंटरेस्ट के डिफरेंसेस को समझना सीख जाए ना, तो हम बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हमारा ही पैसा हमारे फेवर में काम करना शुरू कर देता है। तो दिस इज हाउ वी डिड दिस बेसिक प्लान। तो इसमें अभी जैसे एक डाउट है, तो 70% इन डेट में आपने बताया कि अगर ये 7.35% पर ईयर की जगह 10% 12% पे अगर उन्होंने डाल दिया डेट, तो ये केस में अगर 10% डाल दिया तो उनको +7 हो जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट, राइट? बिकॉज 10% पर ईयर है और 70% डाला हुआ है, तो ये केस में फिर नेट कॉस्ट -1.5 हो जाएगा, राइट। तो ये तो फिर बेनिफिशियल ही ना, मतलब फिर तो पीपल विल प्रेफर पुटिंग इन आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। पर उनके पास में ऑप्शन होना चाहिए ना ऐसा। समझिएगा, देखो आप वो डेट, अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे बहुत रीजनेबल क्वेश्चन है कि भाई सब लोग फिर तो बाहर ही रखेंगे अपना, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाहर पैसा रखने की एक रिस्क भी तो अलग है। आप यदि कोई जगह पे आपको 10% का ब्याज मिल रहा है तो आप सामने ये इवेल्युएट करोगे
कि वो पैसा मैं कहाँ दे रहा हूँ, वो कितना रिस्की है। कल को यदि उसके कारण आप रिस्क बढ़ा रहे हो तो हम ही मना कर देंगे कि नहीं, ये तो आप सही नहीं कर रहे हो। लेकिन कई बार होता है ऐसा है कि आप एक बिजनेस चला रहे हो, उस बिजनेस के अंदर में आप अपना पैसा रखते हो तो आपको 10% बच ही रहा है डायरेक्ट, तो हम प्रीफर करेंगे कि भाई आपका पैसा आपके पास ही पड़ा है अगर, और आपका 10% ब्याज बच रहा है तो आप उसको वहां यूज कर लो। तो आर यू गेटिंग दिस कि आप वो 7.35 या 8% की जगह 10% कमाने के लिए उस पैसे को कहां यूज करने वाले हो, वो भी हम पूछते हैं। तो अगर आप कोई कुछ गलत, कोई कई बार कोई क्लाइंट होता है बोलता है मैं इक्विटी मार्केट में डाल दूंगा उसको, तो आपने गलत कर दिया फिर कि भाई इक्विटी मार्केट तो 12% से ज्यादा जनरेट कर लेता है तो मैं वहां रख दूंगा। तो क्यों होगा, जब बाजार टूटेगा तब क्या होगा, इधर भी आपको 8.50 का लॉस हो रहा होगा और वहां भी आपने जो 70 रुपीज रखे हुए वो भी टूटे हैं तो वो भी लॉस कर रहे होंगे, तो आप डबल लॉस कर रहे होंगे। तो वो चीज को चेक करना भी जरूरी है। तो हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, जिस व्यक्ति के पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो इसको चूज करेगा, बाकी लोग रिलैक्स को चूज करेंगे कि भाई पूरा पैसा आप ही रखो, उसको इस तरीके से पार करवा दो। गॉट इट। आपने काफ़ी सारे मार्केट क्रैशेस देखे हुए आपके लाइफ में, 2008 का एक हो गया, 2020 का कोविड का हो गया, एट्सेट्रा। तो ये सारे मार्केट क्रैशेस में आपने क्या एग्जैक्टली किया था एंड वो साल में आपका क्या रिटर्न हुआ था, कैसे डील किया था उसको? सो 2014 से ये वाला कार्यक्रम हम शुरू किए, ये तो बाद का एक जो सब एक्सपीरियंस को जोड़ने के बाद जो आया ना वो ये बना। इससे पहले तो हमने लॉसेस खूब देखे हैं अलग अलग तरीके के। सो 2008 तो बहुत हिलाने वाला था एक्चुअली, मतलब घबरा गए थे हम लोग भी उस फॉल को देख करके, और उससे पहले उससे बड़ा फॉल देखा नहीं था हमने। 2002 में करियर शुरू किया था और मार्केट वन साइडेड धीरे धीरे चला ही था, तो हमें यही लगता था, जैसा अभी फील हो रहा है ना कि अभी लगातार बाजार चल ही रहा है, तो यही लगता था कि मार्केट तो चलता ही है। पर जब वो टूटने लगा तो लोगों के जो लॉसेस देख रहे थे, हम ब्रोकिंग आउटलेट चलाते थे, तो वो सीवियर थे। और कितने ही ऐसे इन्वेस्टर थे जिनके वो उस एक महीने के अंदर में उनकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट वाली जो बैलेंस शीट थी वो पूरी की पूरी वाइप ऑफ हो गई थी। तो इस तरीके के क्रैशेस देखे थे, और उस समय पे हमारे को अच्छे से समझ में आया कि ये पूरे गेम के अंदर में यदि प्रोटेक्शन नहीं है तो एंड रिजल्ट लास्ट में आप पैसे देके चले जाते हो, आप निकाल के ले जा नहीं पाते हो यहां से। तो आपका रूल कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए कि जितना कमाया है उसको प्रोटेक्ट कर लो, वो तो वापस नहीं जाए। फिर और नया कमा लिया तो उसको और नया प्रोटेक्ट कर लो। हम 10,000 से बजाय 12,000 आया तो हमने 1 करोड़ की जगह 1.2 करोड़ को प्रोटेक्ट कर लिया। तो अगर आप उतना प्रोटेक्ट कर लेते हो तो एंड में आप अल्टीमेटली घर पे पैसे लेके जाओगे। तो वो उस कारण से फिन आइडियाज के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये फंडामेंटल रूल है कि हम जो भी करते हैं प्रोटेक्शन के साथ ही करते हैं। ये ILTS के अलावा और ऐसे कौन से एक दो स्ट्रैटेजीज है जो आप यूज करते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो? यस, तो ILTS जैसा ये किया, उसके बाद में है इसी से रिलेटेड में, उसके बाद में एक बुल्स आई स्ट्रेटेजी होती है। बुल्स आई स्ट्रेटेजी क्या करती है, तो कुशल यहां पर व्यक्ति ने ये देखा कि यार सर आपको ये 3-3.5 रुपए का खर्च लगा है, पर क्या मैं कोई ऊपर के ऑप्शन को बेच के थोड़ा पैसा कवर भी कर सकता हूं क्या? फॉर एग्जाम्पल उन्हें यह पता है ऊपर में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो क्या मैं 20% ऊपर का कॉल बेच दूं एनुअल, तो थोड़ा प्रीमियम मुझे वापस मिल जाएगा। तो प्रीमियम वापस मिल जाएगा तो क्या होगा, यदि मार्केट वहीं रह गया या नीचे रह गया तो मेरा 3.5% की जगह लॉस 2.5 या 2% हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपने पोर्टफोलियो बनाया, आपने क्या किया, इंडेक्स लिया, साथ में प्रोटेक्शन लिया, तो नीचे की साइड में तो आप प्रोटेक्टेड हो पर ऊपर में अनलिमिटेड गेन है। पर क्लाइंट बोलता है कि भैया मैं ऊपर का कोई कॉल बेच दूं ताकि मेरे को थोड़ी कॉस्ट कवर हो जाए, कैन आई डू दैट? तो वो भी वो कर सकता है। तो बुल्स आई स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, हम ऑलमोस्ट 20% ऊपर का कॉल सेल करते हैं। मतलब एग्जांपल इसका मीनिंग ये हुआ, हाँ जैसे मानो अभी बाजार 25,000 चल रहा है, तो बाजार 25,000 चल रहा है तो आपने 25,000 के लेवल पे एंट्री ली, आपने उसका प्रोटेक्शन ले लिया, काम हो गया। अभी आपका डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो गए, अप साइड में आपको अनलिमिटेड ग्रोथ है। पर क्लाइंट ये कह रहा है कि भैया 30,000 के ऊपर में तो मुझे गेन चाहिए ही नहीं, आई एम हैप्पी विद दैट कि साल का 20% आ गया बहुत है, तो 30,000 20% ऊपर का कॉल बेच दो। तो वो कॉल अगर आप बेचोगे तो आपको लगभग 150-200 रुपए वापस मिल जाते हैं, तो अराउंड 1% आपको प्रीमियम वापस आ जाता है। बट ये प्रीमियम तभी आएगा जब मेरा 30,000 तक मार्केट रहेगा, राइट? बिकॉज 30,000 के ऊपर चला गया तो मैं लॉस में ऊपर चला गया तो लॉस नहीं है, ऊपर Call चला बेचा है ना गया मैंने। कॉल बेचा तो कॉल में लॉस होगा, पर जो आपने इंडेक्स खरीद रखा है वो गेन तो करेगा। मेरा कैप हो गया ना, मेरा कैप हो गेन गया बेसिकली। यस। तो जो आदमी ये चाहता हो कि भाई नीचे में मेरे को रिस्क को कम करना है,
नीचे की रिस्क 3% की जगह यदि 2 हो गई तो मेरी 33% कॉस्ट कम हो गई, आई एम हैप्पी विद दैट। तो नीचे की कॉस्ट को कम करना है तो वो ऊपर में एक लेवल ऊपर का रिटर्न फॉरगो करने के लिए रेडी हो जाता है। नीचे की कॉस्ट कैसे कम हुई इसमें? आपने जो कॉल बेचा उसका प्रीमियम आपको मिला, करेक्ट। कल को मार्केट यहीं का यहीं रह गया, हाँ, तो वो प्रीमियम मैं कमा लूंगा, तो वो जो 3.5 की कॉस्ट है वो 2.5 की हो गई आपकी। तो उसके कई लोगों को उसका इंपैक्ट होता है। बट दैट इज अज्यूमिंग कि मार्केट सेम रहा तो ही ना। मार्केट सेम रहा या मार्केट टूट गया, हाँ, तो क्या होगा? मार्केट कितना भी टूट जाए तो वो प्रीमियम मेरा हो जाएगा, तो वो प्रीमियम आपका हो गया। अच्छा, मार्केट बढ़ा भी तो मार्केट 20% नहीं बढ़ के 50 नहीं बढ़ा तो भी वो 1% आपका हो गया। तो 20% तक आप बेनिफिट में ही हो। 20% से मार्केट यदि ऊपर गया, समझ गया, तो आपका प्रॉफिट कैप हो गया। तो उसको हम बुल साइज स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो इसमें मैं जस्ट फॉर आवर ऑडियंस सिंपली एक्सप्लेनिंग, तो इसमें फायदा तभी होगा व्हेन मार्केट अगर 20% बढ़ गया, 30,000 तक पहुंच गया, तो वो पॉइंट पे सबसे ज्यादा फायदा होगा उसको, बिकॉज वो प्रीमियम भी कमा रहा है, 20% भी चला गया और उसका पुट भी लैप्स हो गया। एकदम परफेक्ट है, एकदम। और 20 के बाद में अगर ऊपर गया तो अब आपका प्रॉफिट वो जो 17-18% का आपको गेन आ गया वो आपका गेन रह जाएगा। परफेक्ट, वो हो गया। तो उसको हम बुल साइज बोलते हैं। इसके अलावा फिन आइडियाज ग्रोथ फंड है, जिसके अंदर में हम AIF करते हैं। वहां पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में है ना काम करते हैं। पूरी फिलोसॉफी है ना ये 1 to 1 ही समझाई जाती है, तो बस इस तरीके से करते हैं उसमें। तो इसमें अभी जैसे अलग अलग इंडेक्स में आप करते होगे, लाइक ट्रेड करते होगे, तो अभी लाइक कौन से ऐसे 2-3 इंडाइसेस है जो आप एक्टिवली देखते हो, और आपका क्या व्यू है कि कौन से इंडेक्स में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? प्रैक्टिकली अभी के टाइम पे एक ही इंडेक्स है जहां पे अभी हम लोग कर रहे हैं ना इंडिया में, वही यूजफुल है क्योंकि वहीं पे लॉन्ग टर्म ऑप्शंस अवेलेबल है। तो निफ्टी में ही लॉन्ग टर्म ऑप्शंस अवेलेबल है, और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होने के कारण ही ये चीज इतनी मजेदार और वायबल है, क्योंकि उसके कारण आपका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कम हो जाता है। नॉर्मली आप वीकली ऑप्शन देखोगे तो महीने का ही, मतलब एक हफ्ते का ही आपको 1.25% के आसपास कॉस्ट आ जाता है। अगर आप मंथली कॉस्ट देखते हो तो 2-2.5% की कॉस्ट होती है, और वही एनुअल प्रीमियम एट द मनी 5% का ही है। तो इसका मतलब यदि मैं एनुअल पुट ऑप्शन लेता हूं तो मेरे पर डे की थीटा की जो कॉस्ट है, टाइम की जो कॉस्ट है, वो कम है इंश्योरेंस की। तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस वहीं पे ही अवेलेबल है कुशल। तो इंडिया में निफ्टी, अब हम ट्रैक कहाँ करते हैं, तो हम इसी चीज को, इसी स्ट्रेटेजी को हम यूएस मार्केट पे भी ट्रैक करते हैं, नेस्डेक के ऊपर में। हम लोग जापानीज मार्केट पे भी ट्रैक करते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलियन मार्केट ASX 200 पे भी ट्रैक करते हैं। तो द रूल इज वर्किंग एवरीवेयर इन द सेम वे, और काम एक ही है, इंडेक्स लो प्रोटेक्शन लो, और करते जाओ। तो ये इस तरीके से चलता है। कौन से कंट्रीज में आपने अभी तक सबसे ज्यादा रिटर्न एक्सपीरियंस किया है? पिछले 3 साल के अंदर में सबसे मजेदार जो रिटर्न जनरेट हुआ वो यूएस मार्केट था। ओके। हाँ, कि यूएस में अभी बहुत बड़ा उछाल, मतलब गिरावट आई फिर उछाल आया, गिरावट आया तो आपको क्लेम मिल गया, फिर उछाल आया तो आपको गेन मिल गया, वो वाला सिनेरियो हुआ। कितना रिटर्न हुआ होगा यूएस मार्केट के थ्रू? ऑलमोस्ट एक साल जो था उसमें 35% प्लस चला गया था। वाओ। इंडेक्स नास्डेक बहुत जबरदस्त रिकवर हुआ। तो इस तरह से तो ओवरऑल CAGR वहाँ का अच्छा है, डेटा इज शोइंग दैट। क्या क्या हुआ था वहाँ पे, इफ यू रिमेम्बर? तो इंडेक्स टूटा। हाँ। इंडेक्स टूटा तो आपको सारा का सारा क्लेम मिल गया। कब की बात है ये 2020 के बाद के 21 22, तो उस समय पे टूट के फिर वापस जब बढ़ा ना, तो बढ़ते ही आपको पूरा का पूरा गेन हाथ में आ गया, क्योंकि नीचे आया तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए पुट के क्लेम से, और अगले साल बाजार रिकवर हुआ तो आपने फिर नया रिटर्न जनरेट कर लिया। तो ओवरऑल CAGR आपकी बहुत अच्छी जनरेट हो गई वहाँ। और ये बाकी मार्केट्स में कितना? बाकी मार्केट चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्केट तो काफ़ी ठंडा रहता है, वैसे वहाँ का मार्केट ही ओवरऑल ठंडा ही है, तो वहाँ पे लोगों का ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता है। तो 6-7-8% की यील्ड में पीपल आर हैप्पी ओवर देयर। और जापानीज मार्केट तो आप अपने सबको पता है ना, मोदी जी गए और 80,000 करोड़ रुपए 0% इंटरेस्ट पे ले आए। तो वहाँ का तो एक हम पूरा केस स्टडी देखते हैं कि इसी स्ट्रेटेजी को ना, जापानीज मार्केट की एक बात है कि वहाँ 30 साल तक इंडेक्स ने नया हाई नहीं बनाया। 30 ईयर्स पहले जो इंडेक्स का हाई बना था वो को नया हाई बनाने में 30 साल लगे। अब अभी तक बना नहीं है? बन गया है। अच्छा, बन गया, अभी बन गया है। ओके। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सर आप ये इंडेक्स समझाते हो और आप बोलते हो कि इंडेक्स तो बढ़ेगा ही लॉन्ग रन में, तो उसको तो जापान में तो 30 साल लग गए, तो ऐसी स्ट्रेटेजी में क्या करेंगे हम तो यहाँ पे हर साल प्रोटेक्शन का प्रीमियम और पे करते हैं, तो क्या हुआ होगा? तो वो 30 साल का डेटा ये बताता है, वो डेटा के ऊपर की बात है केवल, है ना, रियल नहीं किए हुए हैं वो चीजें। तो वो 30 साल का डेटा ये बताता है कुशल कि 30 ईयर्स में आपका इंडेक्स का रिटर्न 0 है, पर जिन्होंने इस तरीके से काम किया उनका रिटर्न 600% है।
एब्सोल्यूट टर्म्स 30 years. ओवर 30 ईयर्स एब्सोल्यूट टर्म्स में 600%। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि 30 साल तक इंडेक्स तो नया हाई नहीं बनाया, पर बीच में बहुत बार टूटा फिर बढ़ा, टूटा फिर बढ़ा। तो जब वो टूटता है और आप टूटते नहीं हो और आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जब रिकवर होता है तो आप नया हाई बनाते हो, फिर टूटता है आप टूटते नहीं हो, फिर रिकवर होता है नया हाई बनाते हो, तो आप ओवरऑल वेल्थ बनाते चले जाते हो। तो ये स्ट्रेटेजी अगर मूवमेंट भी आ रहा है ना, साल के साल ऊपर नीचे भी हो रहा है, देन ऑल्सो इट इज मेकिंग सेंस। इसका वर्स्ट सिनेरियो ये है कि इंडेक्स 10,000 था, अगले साल वापस 10,000 ही रह गया, ना तो बढ़ा ना घटा, अगले साल फिर 10,000, फिर अगले साल फिर 10,000, तो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो आपका जाता जा रहा है। एंड दिस इज वेरी वेरी रेयर सिनेरियो। मेरे को नहीं लगता कभी हुआ ही होगा कि हर साल इंडेक्स कांस्टेंट ही रह रहा है, ऐसे तो कभी हुआ नहीं होगा। और अगर वो हो रहा है ना, तो हम इसको कैसे लेते हैं वो मैं बताता हूँ। हम उसको लेते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी बन गया, मतलब अभी मुझे और ज्यादा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि अपने को ये समझना होगा कि फंडामेंटल्स क्या हैं। बट वो केस में अगर एवरी ईयर सेम रहा इंडेक्स, तो मंथ मंथ में खेल के पैसा कमा सकते हैं ना। पर हम मान लो मंथ, पर हम नॉर्मली एनुअल ऑप्शंस ही खरीदते हैं। हालांकि हम बीच में उसको एनकैश करते हैं, पर एनुअल ऑप्शंस खरीदते हैं। इसका थोड़ा समझाना, ये को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। तो एनुअल ऑप्शंस क्या होता है, मंथली क्या होता है, एंड क्या मतलब बीच बीच में आपने जैसे बताया कि इसको खेलते हो, क्या होता है? हाँ, तो 3 चीजें अलग अलग पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो मंथली ऑप्शंस क्या होते हैं? मंथली ऑप्शन मतलब वो जिसका 1 मंथ का ही एक्सपायरी है, मतलब वो एक ऐसा इंश्योरेंस जो 1 महीने की वैलिडिटी के लिए, जैसे अपन फॉरेन घूमने जाते हैं तो हम 1 महीने का इंश्योरेंस लेते हैं कि भैया 1 महीने तक वैलिड है, 1 महीने में कुछ भी हुआ आपको फॉरेन कंट्री में तो हम आपको क्लेम देंगे, और 1 महीने बाद वो खत्म। तो वो मंथली ऑप्शन हो गया। तो इंडेक्स का आप मंथली ऑप्शन भी ले सकते हो। अब मंथली ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होगा। ऑब्वियस है, आप कम पीरियड का लेते हो कोई चीज तो ज्यादा पैसा भरोगे प्रोपोर्शनेटली पर डे का, और ज्यादा दिन की बुकिंग करोगे तो कम प्रीमियम भरोगे। तो एनुअल ऑप्शन का प्रीमियम प्रोपोर्शनेटली कम लगता है। अब एनुअल ऑप्शन की वैलिडिटी 1 साल की है, पर अब उन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मानो जनवरी 1 तारीख, ऐसा समझते हैं, जनवरी 1 तारीख को कुशल और राम 2 व्यक्ति थे। तो कुशल ने क्या किया? कुशल ने एनुअल ऑप्शन खरीदा 25,000 में, दोनों ने इंडेक्स खरीदा, और 25,000 का पुट ऑप्शन दोनों ने खरीदा। कुशल ने एनुअल ऑप्शन खरीदा था, साल का 5% मतलब 1,250 रुपया पे कर दिया। और राम ने क्या किया? राम ने मंथली ऑप्शन खरीदा। मंथली ऑप्शन उसको मान लीजिए 2% का पड़ा, तो उसने 500 रुपया पे किया और मंथली ऑप्शन ले लिया। अब फर्क क्या आएगा दोनों में? मानो इस मंथ बाजार टूटा, इस मंथ बाजार 25,000 का 23,000 हो गया, तो कुशल ने जो 1,250 रुपये डाले थे ना, बाजार 2,000 पॉइंट टूटा है, पर कुशल का 1250 अभी भी अराउंड 2,200-2,300 रुपये 2,400 रुपये के आसपास होगा, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ऑलरेडी बहुत सारी डाली हुई थी, तो वो पुट अभी उतना नहीं बढ़ा हुआ है। जबकि राम का जो 25,000 का पुट ऑप्शन है, बाजार 23,000 हो गया, तो वो ऑलमोस्ट 2,000 हो जाएगा पूरा, और राम उसको एनकैश करना ही पड़ेगा उसको, तो राम को पूरा 2,000 मिल गया। और राम अगले मंथ का वापस, एक तो 2,000 रुपया क्लेम मिला तो उसने नया यूनिट्स खरीद लिया, और अब अगले साल अगले महीने का 23,000 का पुट ले लेगा। तो राम को मंथ ऑन मंथ बेसिस के मूवमेंट की चर्निंग मिल रही है, लेकिन राम का महीने का 2-2% का प्रीमियम लग रहा है। कुशल को मंथ ऑन मंथ की चर्निंग नहीं मिलेगी। अब इस मंथ टूटा हुआ था, कुशल कुछ नहीं कर पाएगा, अगले मंथ वापस बढ़ गया, वापस 25,000 आ गया, तो कुशल वापस उधर का उधर ही है। इनफैक्ट 2 महीने का जो ऑप्शन का प्रीमियम वो थोड़ा टूटा, तो थोड़ा सा लॉस दिख रहा होगा कुशल को, बट ही हैज टू बी हैप्पी विद दैट, क्योंकि उसने साल का ऑप्शन लिया। तो ये तो मंथ और एनुअल के बीच का डिफरेंस हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि बीच में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं बीच में, वो समझने जैसा है। तो यहां पे हम इस फॉर्मूला में एक 10 रुपए का भी एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 10:1। इसका मतलब ये कि बीच में मार्केट टूटा, 25,000 का मार्केट 23,000 हुआ, तो 2,000 पॉइंट आपको पुट ऑप्शन वापस दे रहा होगा। शुरुआत में जो 5% लगा ना, वो तो हमने खर्च ही मान लिया है, वो तो हमने यहां गिना ही है, 3.50 का कॉस्ट लग गया हमारा नेट इंटरेस्ट आर्बिट्राज जोड़ के, तो वो तो हमारा खर्च हो गया। अब बाजार 2,000 पॉइंट टूटा, तो कुशल को 2,000 रुपए क्लेम के मिल रहे हैं, और कुशल ये चाहता है कि 25,000 को निकाल के मैं 23 का वापस ले लूं, ताकि 25,000 वाले पुट में तो मुझे प्रॉफिट मिल गया और 23 का नया प्रोटेक्शन मिल गया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो कर सकते हो। हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 2,000 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिला ना, तो 10% मतलब 200 रुपए का नया कॉस्ट लग के यदि वो 2,000 पॉइंट का प्रॉफिट लॉक होता हो, तो एल्गोरिदम अपने आप कर देगा। तो हमने इसके खुद के एल्गोरिदम बना रखे हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, आपके बीच में थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी,
राम की कंपैरिजन में अभी भी आपकी कॉस्ट कम है कुशल, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा के आपने भी उसको एनकेश कर लिया, तो 10% की कॉस्ट लगती हो तब आप शिफ्ट कर लेते हो। अगर नहीं हो रही हो तो आप नहीं करोगे। कोरोना के टाइम इंडेक्स 12,000 से 7,500 आया, इस तरीके से हम ऑलमोस्ट 10,000 तक आ पाए, उसके नीचे नहीं जा पाए, तो उतना हमको एनकेशमेंट मिल गया, तो वी आर हैप्पी विद दैट। तो ये इस तरीके से एनकेशमेंट हुआ। अब इसमें एक प्लान और है इसके आगे, यही बेसिक प्लान है। बेसिक प्लान के अंदर में उसको ये एडवांटेज मिल गया था कि भाई वो 70% पैसे को कहीं और यूज कर सकता है। इसके बाद में क्लाइंट का एक क्वेश्चन और होता है कि सर आपने ये जो 30% पैसा भी मुझसे जो लिया ना, आपने उसका खरीदा तो ईटीएफ ही है ना, और उस ईटीएफ को खरीद के आपने उसे कोलेटरल पे रखा है, तो कोलेटरल पे रखने के लिए मेरे पास मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पड़ा है, मेरे पास में बहुत सारी इक्विटीज पड़ी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, कैन आई यूज माई करंट इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स? तो अगेन आंसर आता है यस। आपका अगर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पड़ा है तो उस पोर्टफोलियो को यूज करके भी आप नया पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो वापस कुशल के पास है 100 रुपए, पर कुशल के पास 30 रुपीज का स्टॉक भी पड़ा है, तो उन्होंने अपना 30 रुपीज का स्टॉक मार्जिन पे रख के वापस पूरा का पूरा 100 रुपए के फ्यूचर्स का पोर्टफोलियो बना लिया। तो इस बार क्या होगा कुशल, आपको इस बार आपको ये 30 रुपीज का चेक नहीं डालना पड़ा, आपने केवल स्टॉक्स दे दिए, तो आपका स्टॉक की मार्जिन का काम कर रहा है, उसके ऊपर ही आपने 100 के फ्यूचर्स ले लिए, पूरे 100 के फ्यूचर्स लिए, तो पोर्टफोलियो पूरा 100 का बन गया आपका। बस आपकी इस बार फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है ना, हेजिंग कॉस्ट तो 5 रुपए लगने वाली थी 100 रुपए पे, फाइनेंसिंग कॉस्ट इस बार कितनी लग रही है, क्योंकि इस बार आपने पूरा 100 रुपए का फ्यूचर्स लिया, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट भी आपको 5 रुपए की लग गई। यहाँ पे तो 70 लिखा है ना, यहाँ पे 70-30 लिखा है क्योंकि ये पीडीएफ अपने कन्वर्ट किया हुआ है। ओ अच्छा, ओके, समझ में, इसका एनिमेशन गया हुआ है। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो ये बेसिकली 100 होगा। हाँ ओके, तो ये 100 है, पीछे में दिख रहा है इसके 100। हाँ ओके, तो ये 100 का पोर्टफोलियो बना है कुशल आपका। 100 के पोर्टफोलियो पे आपका 10 रुपीज का कॉस्ट लग गया, और ये 10 रुपीज के कॉस्ट पे आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 100 का बन गया। तो मैं एक बार फिर से रीफ्रेम करता हूं इस पूरे को। पावर बूस्टर में आपने क्या किया, आपके पास 100 रुपीज खुद के थे, लेकिन 30 का स्टॉक भी पड़ा था, 30 के स्टॉक को मार्जिन पे रख के आपने पूरा 100 का पोर्टफोलियो फ्यूचर्स के थ्रू बना लिया। समझ गया। इंडेक्स ईटीएफ में 0 होगा, और इंडेक्स ईटीएफ में 0 हो गया, फ्यूचर्स में 100 हो गया, पूरे 100 का पोर्टफोलियो बन गया। 100 का पोर्टफोलियो बना तो कॉस्ट कितना लगा, 5 रुपीज का हेजिंग कॉस्ट लगा, और 100 रुपीज पे 5% फाइनेंसिंग कॉस्ट लगेगी आपको, तो वो भी 5 रुपए लगी, तो टोटल 10 रुपीज का कॉस्ट हुआ। पर ये 10 रुपीज की कॉस्ट में आपको पूरे 100 का पोर्टफोलियो बन गया आपका। तो रुपया इन्वेस्टमेंट आपका 10 रुपया हुआ, 90 रुपीज आपके फ्री पड़े हैं कुशल। 10 रुपए कैसे हो गया? क्योंकि 30 का स्टॉक रख दिया था ना आपने। तो स्टॉक तो आपका वैसे भी कहीं ना कहीं रहने वाला ही था, या तो आपका डीमेट में पड़े रहने वाला था, उसकी जगह वो कोलेटरल पे पड़ा है। उस स्टॉक का जो भी गेन आने वाला वो तो आपको अलग मिलने वाला ही है, उसमें कोई डिविडेंड आएगा, कोई बोनस आएगा, वो सब आपको मिलने वाला है। आपको केवल हेजिंग और फाइनेंसिंग कॉस्ट पे करने को आई, वो हेजिंग और फाइनेंसिंग का 10 रुपीज आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। -5 ये 10% मैंने इधर से पे कर दिया, ये 10% आपको अकाउंट से देना पड़ेगा। 90 बच गया मेरे पास, तो 90 बच गया। वो 90 को आप कहीं भी डेट पे लगा दो, 7.5% भी अगर इंटरेस्ट कमाया ना कुशल आपने उस पे, तो भी आपको 6.50 का इंटरेस्ट वापस आ गया। करेक्ट, आपकी नेट कॉस्ट रह गई 3.50 की। तो 3 चीजें जो अपने समझी ना, तीनों के तीनों प्लान, चाहे वो रिलैक्स था या सेकंड बेसिक था या तीसरा ये पावर बूस्टर था, तीनों प्लान डाउन साइड में लिमिटेड रिस्क वाले ही हैं। तीनों प्लान अप साइड में पूरे 100 पे कमाते हैं। डिफरेंस खाली ये हो गया, आपको तीनों प्लान में अलग अलग पेमेंट टर्म्स मिल गए। आप बोलते हो जी मैं पूरा 100 खुद ही दे दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में, आप दे दो। आप बोलते हो 70 कहीं और रख लूंगा, आप रख लो। आप बोलते हो मेरे पास स्टॉक्स पड़े हैं तो मैं 90 रखना चाहता हूं कहीं और, आप रख लो। पर आपको इनकम दोनों गिननी है। जो 90 आपने नहीं रखे हैं, कहीं और रखे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं ब्याज बच रहा है आपको, वो ब्याज आपको गिनना है परफॉर्मेंस में। क्योंकि ये परफॉर्मेंस किस पे निकालने वाला है कुशल, आपने भले ही डाला 10 रुपया है, पर आपका पोर्टफोलियो कितने का बना है, 100 का। कल को यदि बाजार डबल हो जाता है, नॉर्मली डबल नहीं होता है ऐसे साल में, पर मानो कल को बाजार डबल हो गया, तो आपका 10 रुपया 20 नहीं होने वाला है, 10 रुपया 200 हो जाएगा। आपका 10 रुपया 200 होएगा, और आपको 110 का प्रॉफिट होगा। जैसा प्रॉपर्टी में होता है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी कोई करोड़ रुपए की, आपने भले ही बिल्डर को 10 लाख ही दिए, बाकी का 90 लाख आपने लोन ले रखा है, पर कल को अगर प्रॉपर्टी डबल हो जाती हो भाव, तो आपकी प्रॉपर्टी करोड़ की 2 करोड़ हुई,
लोन 90 लाख का 90 लाख ही रहने वाला है, वो तो आप 90 पे करोगे, पर कुशल अपने घर पे अब 10 लाख की जगह 1 करोड़ 10 लाख लेके जाने वाला है। सो दिस इज व्हाट दी पावर बूस्टर प्लान इज। तो आपका 90 जहां भी पड़ा है उसकी एक इंटरेस्ट बच रही है आपको, वो आपको परफॉर्मेंस में गिननी है, तभी आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर पाओगे दो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को। 110 कैसे हुआ प्रॉफिट? क्योंकि 10 तो आपने अपना डाला था। हाँ, और वो भी तो है। हाँ 90 मैंने लोन पे दिया था, 90 आपने लोन पे दिया था। हाँ। तो 100 का पोर्टफोलियो था। हाँ। मार्केट डबल हुआ तो मार्केट 200 का बना। 200 का बना तो उसमें से 90 तो जो लोन का था वो तो 90 वापस जाएगा। बाकी का कितना बचा आपके पास? 90 मैंने दिया था ना डेट। आपने 90 डेट, हाँ नहीं आपने 90 डेट में जो दिया था, मतलब हाँ। उस ओवरऑल गिनो कि क्या हुआ, आपका पोर्टफोलियो कितने का बना। आपने 10 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डाले, 90 रुपीज डेट में डाले। 90 रुपीज के डेट से जो इंटरेस्ट इनकम आ रही थी वो हेजिंग और फाइनेंसिंग कॉस्ट में निकल गई, वो क्लियर हो गया। अब बाजार मानो डबल हुआ, बाजार डबल हुआ तो आपका 100 का पोर्टफोलियो 200 बन गया होगा। करेक्ट, इसमें 100 का प्रॉफिट हुआ, उसमें 100 का प्रॉफिट हुआ। हाँ। और 100 के प्रॉफिट में से 10 रुपया खर्च का लगा हुआ है वहां पे। हाँ। तो वहां पे 10 का खर्च है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 90 का प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि शुरुआत में हेजिंग फाइनेंसिंग का 10 रुपया खर्च किया, 100 का गेन हुआ, तो 90 का गेन दिखा वहां। करेक्ट। और यहां पर जो बाकी का 90 रुपये रखा है, एक बार एजम्पशन ऐसा मान लो कि वहां 10 रुपए का गेन हुआ, ऐसे 7 का गेन हुआ पर वहां 10 का गेन हुआ। हाँ। ब्याज का भी तो गेन होगा। हाँ। तो 90 प्लस 10 हाँ, टोटल 100, कितना हो गया? 100। हाँ। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ और यहां पे क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जो 10 रुपए डाले थे उसके ऊपर में आपको ओवरऑल 100 रुपए वापस मिल रहे हैं। तो 100 रुपया इसका मतलब यहां से आया, और 10 रुपए का गेन जो ब्याज का था, 90 वाला जो 100 हो गया, तो 10 रुपए का गेन था ब्याज का, वो भी गेन मिला आपको। तो आपका 10 रुपया 110 बना। नहीं, बट इसमें -10 भी तो हुआ ना वो फाइनेंस कॉस्ट, तो टोटल प्रॉफिट 100 का होना चाहिए ना। -10 देखो आपका गेन कितना आया, बाजार डबल हुआ, वो 100 का गेन है। हाँ। -10 जो आपका कॉस्ट गया, तो 90 का गेन हुआ तो टोटल। गेन 90 का हुआ, और प्रिंसिपल कितनी हुई? +10 का गेन हुआ, +10 का गेन। प्रॉफिट तो 100 का हुआ ना। प्रॉफिट 100 का हुआ, तो यही कह रहा हूं, आपका 10 110 हो गया। हाँ 10 110 आपका 10 110 हुआ तो 100 का ही गेन हुआ। हाँ करेक्ट, मैंने सुना कि प्रॉफिट 110 का हुआ। नहीं, प्रॉफिट 100 का हुआ। प्रॉफिट 100 का हुआ, हाँ, और आपका 10 रुपया 110 बना। समझ गया। जैसे बिल्डर के यहाँ पे भी यही होता है, आपने डाला 10 लाख, प्रॉपर्टी करोड़ की खरीदी, 1 साल बाद में वो 2 करोड़ में बिकी, समझ गया। तो आपका 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख हुआ, 90 लाख लोन का चला गया। समझ गया। एक बात बताओ, अभी ये इतना सिंप्लीफाई किया आपने, तो सब लोग ये स्ट्रैटेजी यूज करके पैसे क्यों नहीं कमा सकते? अब आप करोगे ना ये काम, तो यही तो पॉइंट है। देखो होता क्या है कि चीजें ऐसे भी है ना, जैसे वॉरेन बफे बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट इट्स नॉट इजी। मुद्दा केवल उतना ही है, और बहुत इजी लैंग्वेज में पूरा चीज समझा है। इट्स नॉट एट ऑल अ बिग थिंग कि किया क्या इसमें, और कहीं पे भी कोई वो पॉइंट भी नहीं है। आप इंडेक्स खरीद रहे हो, आप इंडेक्स खरीदे उसका मतलब आप देश की नाक को खरीद रहे हो। हर कोई उसको बचाने आएगा, उसको बचाने के लिए तो पीएम भी भागेंगे कि भैया मैं परफॉर्मेंस क्या दिखाऊंगा 5 साल का, कि मैं इंडेक्स कहां पे एंटर हुआ था और कहां पे ले जाके छोड़ा हूं। तो उसके लिए तो वो भी भागेंगे। और है क्या इंडेक्स? इंडेक्स आज अपन कोई भी कंट्री का परफॉर्मेंस निकालते होते हैं तो इकोनॉमी का बैरोमीटर इंडेक्स बताता है। तो यदि हमारी कंट्री 6-7% की जीडीपी पे है, 6-7% का इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब लॉजिकली एब्सोल्यूट टर्म्स में 14%, 13-14% मार्केट ग्रो हो रहा है। अब इंडेक्स हर साल ऐसे नहीं होगा कि 14% बढ़ेगा क्या, पर अगर कोई बलून है, उस बलून में यदि 14% की हवा भर रही है, तो 1 बार भरें, 2 बार भरें, 3 बार भरें, 2-3 बार में तो शायद बलून को फील नहीं आएगा, पर मैं लगातार अगर पंप कर ही जा रहा हूं तो लॉन्ग रन के अंदर में तो अपने आप वो बलून फुला हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो मुद्दा उतना ही है कि हमने इंडेक्स को खरीदा, इंडेक्स अपने आप पैसिवली मैनेज्ड हो रहा है, कमजोर चीजें अपने आप निकल रही है, स्ट्रॉन्ग कंपनीज अपने आप अंदर आ रही है। तो मेरे लिए तो एक ऐसी फंडामेंटल एसेट खड़ी हो गई जिसकी मैं श्योरिटी 200 साल की भी ले सकता हूं। हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि 200 साल बाद में कुशल की 7वीं जनरेशन धरती पे आएगी। अभी तो पहली भी, अगली नहीं आई अभी तो, पर 200 साल बाद 7वीं जनरेशन आएगी। और यदि कुशल ने इंडेक्स खरीद रखा है और उसका खरीदा हुआ इंडेक्स उसकी 7वीं जनरेशन के पास गया, तो उसके पास पता है क्या गया? उसके पास में उसके जमाने के जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं वो गए हैं। हो सकता है आज वो कंपनियां शुरू ही नहीं हुई है, पर कुशल ने आज ही वो खरीद ली, क्योंकि वो 50 स्टॉक्स अपने आप डायनामिकली चेंज हो रहे हैं। जो कमजोर है अपने आप निकल जा रहा है, जो स्ट्रांग अपने आप आ रहा है। तो जो इंडिया के लाइमलाइट स्टॉक होंगे 50, वो उसमें होंगे। तो हमने पहला काम किया, इंडेक्स खरीदा। दूसरा, उसी का ही प्रोटेक्शन ले लिया। कोई दूसरा करना ही नहीं है कि गाड़ी मर्सिडीज खरीदी और इंश्योरेंस BMW का लिया और फिर झंझट आ रहे हैं कि ये क्लेम मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो चक्कर ही नहीं।
जितना बाजार टूटेगा वो पूरा क्लेम मिलेगा। और तीसरा इंटरेस्ट आर्बिट्राज किया कि कम ब्याज के जब तक फ्यूचर्स का ब्याज कैरी फॉरवर्डिंग कॉस्ट कम है और उससे ज्यादा इंटरेस्ट कमाने को मिल रहा है तब तक हम ये कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे को कोई फ्यूचर्स लेने का इंटरेस्ट नहीं है, हम तो उसमें खाली हमको इंटरेस्ट आर्बिट्राज का बेनिफिट मिल रहा है इसलिए हम वो कर रहे हैं। बस ये इतना ही तो काम किया, इस पे पूरा काम चला रहे हैं। तो इसमें जो फ्यूचर्स का कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट आपने जो अज्यूम किया है वो कितना 5% अज्यूम किया है ना यहाँ हाँ। पे। तो ये फाइनेंस कॉस्ट जो होता है यूजुअली 5% ही होता है या ये बढ़ सकता है? तो कैसे देखो होता है? ये डिपेंड करता है मार्केट की इंटरेस्ट रेट पे। तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो फ्यूचर्स की कैरी फॉरवर्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट घटती है तो कैरी फॉरवर्डिंग कॉस्ट घट जाती है। नीचे में ये हमने 1.5% 2% भी देखी हुई है प्रैक्टिकली, 2014 से हम ये कर रहे हैं तो उसके फ्यूचर्स की कैरी फॉरवर्डिंग कॉस्ट हमने 2-2.5% भी देखी है और ऊपर में 6, 6.5, 7% तक भी देखी है। ये रेंज है, पर ऑन एन एवरेज 5 में काम हो जाता है। एक बात बताओ, तो आपके हिसाब से अगर किसी को 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है और वो आज लेट्स से 20-21 साल का है, तो क्या पॉसिबल है? अगले कितने साल में बना सकता है? कैसे बना सकता है? यस पॉसिबल है। तो कुशल, किसी व्यक्ति को यदि 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना हो 20 साल में, ऐसे सुनने में बहुत बड़ा लगता है कि अरे यार 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, यहाँ हम बातें कर रहे हैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की, तो 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो 100 करोड़ का पोर्टफोलियो भी ऐसे ही बनता है। आज जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज के अंदर में बहुत बड़ी वेल्थ बना रखी है, उन्होंने वेल्थ कुछ इस तरीके से बनाई है। आज हमारे हर एक व्यक्ति के परिवार के अंदर में 1-2 ऐसे कनेक्ट हमको मिल ही जाते हैं जिनके पास में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उन्होंने कोई रातों रात ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बनाई थी। पहला प्लॉट तो उन्होंने भी 2-5 लाख का ही खरीदा था और उसका एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट भरा, बाकी का धीरे धीरे वो SIP या EMI भरते गए और थोड़े समय में वो प्लॉट का पेमेंट पटा तो दूसरा प्लॉट खरीदा, तीसरा खरीदा, चौथा खरीदा और करते करते उनके पास में आज 100 करोड़ 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक खड़ी हो गई। तो क्या इक्विटी में भी ऐसे पोर्टफोलियो बन सकता है? अगेन द आंसर इज यस। हम लोग इस रूल को बोलते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और उसके अंदर करते क्या है, तो हम ये मानते होते हैं कि पास्ट में ये जो 2002 से 2024 तक स्ट्रेटेजी ने ऑलमोस्ट 17% प्लस का CAGR जनरेट किया। अपन मानो कि खाली 15% भी अगर ये जनरेट करता हो ना, तो इसका मतलब 5 साल में कोई भी एसेट क्लास जो 15% जनरेट करती हो, 5 साल में वो पैसे डबल कर देती है। तो आज से 20 साल बाद के 100 करोड़ आज के केवल 6 करोड़ ही हैं। आज का 6 करोड़ 5 साल बाद अपने आप 12 हो जाएगा अगर वो 12% 15% जनरेट करता है। तो 5 साल से 10 साल में वो 25 हो जाएगा, 12 का डबल। 10 से 15 साल में वो अगेन 25 का डबल हो गया 50, और 15 से 20 साल में वो 50 100 हो गया। तो पॉइंट है कि आज का 6 करोड़ आपका 20 साल बाद का 100 करोड़ हो गया। पर अब अगला क्वेश्चन आता है कि भैया 6 करोड़ भी तो होने चाहिए, 6 करोड़ ही नहीं हो तो क्या करेंगे हम आज? तो पॉइंट यहां पर यह है कि भाई 2 तरीके की एज वाले लोगों का पॉइंट है। अगर वो व्यक्ति रियल में 20 साल का है तो उसके पास नहीं होंगे ऐसे पैसे। वो तो शुरुआत में एक छोटी सी SIP से पहले धीरे धीरे थोड़ा पैसा इकट्ठा करेगा, फिर काम शुरू करेगा। पर उसका विजन भी यदि वो 20 की जगह 30 साल का कर देवे कि 30 साल बाद मुझे चाहिए 100 करोड़, तो वही 6 करोड़ आज का 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो ही हो गया। क्योंकि वो 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो 5 साल में 3 का बन जाएगा, 10 साल में 6 का, और उसके बाद के 20 साल की तो यही स्टोरी है। और यदि वो व्यक्ति कुछ वेल सेटल्ड है, 30-35 की एज पे जा चुका है, एक अच्छा जॉब कर रहा है या एक बिजनेस चला रहा है, वहां पे कुछ पैसे कमा रहा है, हर मंथ सेव करता है, तो उस और थोड़ा कुछ पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो वो व्यक्ति आराम से इस तरीके का प्लान कर सकता होता है। अब वो ऐसा प्लान करता है तो अपन ने क्या देखा था, अपन ने यहां देखा कि अलग अलग प्लान समझे थे जिसमें आप पूरा 100% पैसा भी अकाउंट में डाल सकते हो, या आपके पास में पता चलता है आपने 30% ही डाला, 70% आपका ऑलरेडी कहीं इन्वेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई ना कोई डेट में प्लान किए हुए हैं पैसे, कई बार टैक्स बचाने के लिए हम डेट खरीदते हैं, कई बार अपन को इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं, NSE PPF लेते हैं, वो सारा डेट भी इसके अंदर में आप कंसिडर कर पाते हो। और 30% पैसा डाल के आपने पूरा पोर्टफोलियो बना लिया। या कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है कुशल 2-4 करोड़ का, तो वो इस तरीके का प्लान कर सकता है, उसे कोलेटरल पे रखा और आगे का कैश फ्लो मैनेज करके। तो अकॉर्डिंगली इसका पॉइंट ये है कि आप स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे काम करते जाइए, और लॉन्ग रन में पता चलता है कि आपका वो पैसा, छोटा सा पैसा भी मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो ये जैसे एक स्टोरी देखा हमने कि कैसे 1 करोड़ 33 करोड़ तक पहुंचा। तो वो 1 करोड़ 33 करोड़ तक 22 ईयर्स में क्यों पहुंचा? क्योंकि मार्केट बढ़ता है तो आप बढ़ते हो। मार्केट 71% बढ़ा, आप 68 बढ़े, क्योंकि आपका 3-3.5% का कॉस्ट है। पर जब बाजार 60% 50% टूटा ना कुशल, आप
3-4% से ज्यादा नहीं टूटे, जो हमने समझा, बिकॉज यू वर प्रोटेक्टेड। और टूटे नहीं, वो तो छोटा सा बेनिफिट था, उसके कारण आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए। तो नेक्स्ट डे जब बाजार रिकवर हुआ तो आपने नया हाई बनाया, फिर बाजार टूटा, आप टूटे नहीं ज्यादा, रिकवर हुआ, नया हाई बनाया, एंड सो ऑन। तो लॉजिक यदि आपको ये समझ में आए कि भाई हाँ मैं लेवरेज को स्मार्टली यूज कर सकता हूं प्रोटेक्शन के साथ, इट कैन मेक सेंस। तो दिस इज द गेटवे व्हाट वी फील कि आप लॉन्ग रन के अंदर में एक बड़ा प्लान कर सकते होते हो। ये क्या है, कौन से मंथ से स्टार्ट करना है, ये क्या वाला? ये क्या है यहाँ पर, ये जैसे रिलैक्स प्लान है, इसमें हमने समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत में आपको पूरा 100% पैसा डालना पड़ता है, जबकि बेसिक प्लान में आप 30% ही डालते हो। पर बाद में जो बाकी का पैसा है 70% जो आपने नहीं डाला, तो वो आपका कहीं और इंटरेस्ट कमा रहा है। तो वो जहां भी इंटरेस्ट कमा रहा है ना, वो इंटरेस्ट का पैसा आप ट्रेडिंग अकाउंट में ले आओगे, तो आपने इसका मतलब वहां से मंथली एसआईपी कर लिया। इसी तरह से ही पावर बूस्टर प्लान हमने समझा कि 10% पैसा डाला आपने क्योंकि आपका स्टॉक पड़ा था, और 1% आप जो डेट वाला पैसा जो इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है वहां से आप ट्रेडिंग अकाउंट में ले आओगे। और इसके अलावा कंफर्ट और मैराथन प्लान भी है। अब कंफर्ट प्लान क्या करता है कि इन्वेस्टर को ये पॉइंट समझ में आता है कि भाई ये 30 रुपीज में तो सर ये 100 का पोर्टफोलियो बनता है ना, तो अच्छा है, लेकिन अभी आपने भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि 50-50 क्यों नहीं। तो समझने जैसा पॉइंट है कि 30 रुपीज आपने एकदम कट टू कट वाला काम किया है, 30 का पैसा डाला ट्रेडिंग में और 70 के फ्यूचर्स लिए। पर जो 70 के फ्यूचर्स लिए उसका इंटरेस्ट इनकम कहां आ रहा है? कहीं और आ रहा है। जो डेट का पैसा रखा है वो, उसका इंटरेस्ट कहीं और आ रहा है, और 30 रुपीज के ऊपर में खर्च पूरे 100 का लग रहा है। मैं फिर से वापस बोलता हूं एक बार, बेसिक प्लान में क्या किया था, आपको 100 रुपए थे आपके पास, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में 30 ही डाले, पर पोर्टफोलियो कितने का बनाया था? पूरे 100 का। 70 रुपीज बाकी के डेट में रखे थे। अब जो हेजिंग और फाइनेंसिंग कॉस्ट लगेगी वो तो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में लगेगी, और इंटरेस्ट की इनकम आएगी कहीं और पे। तो भाई वो जो इंटरेस्ट की इनकम आ रही है साल के बाद में, वो इनकम यहां लाओ, नहीं तो यहां का खर्च कैसे निकलेगा? तो वो लाना है। तो हम उसके लिए बोलते हैं कि वो जो पैसा वहां इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको मंथली एसआईपी की जैसे यहां ले आओ। प्रॉपर्टी में हम यही करते हैं, 100 की प्रॉपर्टी लेते हैं, 30 पे करते हैं, बाकी के 70 का ईएमआई भरते रहते हैं। तो थोड़ा ईएमआई देते रहते हैं, हमारा खर्च निकलता रहता है ब्याज का, और अपनी प्रिंसिपल थोड़ी रीपे हो जाती है। तो थोड़े समय बाद पूरी प्रॉपर्टी अपनी हो जाती है। बस सेम काम अपने यहां किया कि 30 रुपीज आपने शुरुआत में दे दिए कुशल, और 1 रुपीज का ईएमआई कर दिया, जिसको एसआईपी बोलते हैं, ताकि साल भर में हमारे को 8.5 रुपए का जो खर्च है उसकी जगह 12 रुपया और नया इन्वेस्ट कर दिया आपने। तो आपका काम भी निकल गया, प्रिंसिपल भी ऐड हो गई, थोड़े समय में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी निफ्टी के नाम की। अब इसमें पॉइंट एक आता है कि क्लाइंट ये कहता है कि भैया ये 30 रुपीज शुरुआत में डाले ना, ये तो ठीक है, और पर ये महीने का जो एसआईपी करना है ना, हर महीने का 1-1 रुपया, वो डिसिप्लिन हमारे में नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम बोलते हैं अगर आप आगे का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते ना, तो 30 की जगह शुरुआत में 50 दे दो। करोड़ का काम किया तो 50 लाख डाल के काम करो अपना, ताकि क्या होगा कि आपको अगले 3 साल तक भी जो एसआईपी करने की जरूरत थी ना, वो नहीं पड़ेगी। और 3 साल में यदि मार्केट चल गया तो आपको आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको हमने कंफर्ट प्लान दिया। तो ओवरऑल ये सब प्लान क्या कर रहे हैं, ये सब प्लान में इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्टर के अकाउंट में काम होता है, तो उसका पैसा उसके पास ही रहता है। ये हम जो बोलते हैं आप दे दो का मतलब उसके ट्रेडिंग अकाउंट में, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसको डालो। आप धीरे धीरे पैसा फोर्सफुली भी रखते जाओगे ना, तो आपका पैसा इकट्ठा होता जाएगा, और वो पैसा जो इकट्ठा हो रहा है और इन्वेस्ट हो रहा है, तो अपने आप वो वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग रन में। तो मुद्दा ये है कि इन्वेस्टिंग एकदम आराम से नहीं होती है, उसमें थोड़ा अपने को एनर्जी देनी पड़ती है। हर मंथ जैसे ही हमारे पास सैलरी का चेक आया, पहले सीधा ही निकाल करके इन्वेस्टिंग वाला पैसा इन्वेस्टिंग में डाल दिया, बाकी का जो पैसा है वो खर्च में रखा। तो थोड़े समय में जो इन्वेस्टिंग वाला पैसा इकट्ठा होते होते एक वेल्थ क्रिएशन का काम करता है। तो ये अलग अलग प्लान व्यक्ति की कैसी नीड है उसके हिसाब से बनाए गए। ये पांचों प्लान्स में आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा रिटर्न किस में आता है? सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिनोगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो पावर बूस्टर होगा, क्योंकि वो 10 रुपए डालता है, 100 का काम करता है। लेकिन अगर कोई साल नहीं चलता है तो क्या होएगा? आपने 10 रुपए डाले थे, पोर्टफोलियो 100 का बनाया, मार्केट इस साल नहीं चला, तो हेजिंग और फाइनेंसिंग गए थे, वो 10 रुपए पूरे जीरो हो जाएंगे। तो पूरा 10 जीरो दिखेगा, और हम बोलेंगे कि लॉस नहीं किया है, क्योंकि बाकी के 90 पे आपने 7 रुपए का ब्याज भी तो बचाया है, तो आपने 3 का ही लॉस किया है 100 पे। तो वो आपको ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट का ड्रॉडाउन आपको 100% का भी दिखेगा वहां पे, लेकिन रिटर्न्स दिखेंगे 10 रुपए के ऊपर में 100 के पोर्टफोलियो के। पर आइडियल क्या होना चाहिए? आइडियल ये है कि आपको पूरे के पूरे 100 रुपीज पे इस पोर्टफोलियो को गिनना है।
तो अगर आप 100 पे गिनोगे ना कुशल, तो पूरा का सबके रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि कुछ में इंटरेस्ट हम कमा के दे देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ में इंटरेस्ट आप कमा लोगे कहीं और, ओवरऑल रिटर्न। ये अगर रिटेल इंडिविजुअल को ये अगर रेप्लिकेट करना है कोई भी एक प्लान आपके हिसाब से, तो वो कैसे, मतलब कौन सा प्लान उसने करना चाहिए, एंड क्या पॉसिबल है कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो ये रेप्लिकेट कर सकते हैं? कर सकता है, मतलब जो व्यक्ति ऑप्शंस को समझता होएगा तो वो कर लेगा आराम से इस चीज और को। क्या मिनिमम कैपिटल लगेगा अगर ये कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करना है तो? मिनिमम कैपिटल 1 लॉट का काम है, मतलब उसको लॉजिकली रिलैक्स प्लान ही करना चाहिए और पूरा 100% पैसा डाल करके करना चाहिए ताकि वो सेफ बेट पे खेले। ओके। फिर धीरे धीरे जब उसको एक्सपीरियंस आए तो वो अलग अलग प्लान को ट्राई कर सकता है। एक लॉट का क्या कैपिटल? एक लॉट का 20 लाख रुपए, मतलब समझो 18 lakhs हुआ। बट 20 लाख रुपए अभी सबके पास तो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से लोगों के पास 2 लाख है, 4 लाख है, तो उससे पॉसिबल नहीं है क्या? 2-4 लाख से लॉजिकली ये नहीं करना चाहिए। अगर खाली उसके पास 2-4 लाख ही हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उसको पहले खाली इंडेक्स जैसे फंड्स की SIPs करनी चाहिए। समझिए, SIPs करके साल 2 साल 3 साल और निकले तो 2-3 साल में उसका एक SIP का पोर्टफोलियो और खड़ा हो जाएगा। फिर एक लेवल का पोर्टफोलियो हो जाए तब ये काम करना चाहिए, क्योंकि इसका मिनिमम लॉट साइज ही 75 का है। तो 20 लाख का मिनिमम लॉट है। अब आप 20 लाख का मिनिमम लॉट और आपके है ही 2 लाख रुपए, तो आपने एक्चुअली बहुत बड़ा लेवरेज ले लिया फिर। तो दैट विल बिकम रिस्की। ओके। हालांकि एक चीज हो सकती होती है कि आपके अदर एसेट्स बहुत सारी हों। समझ में आया? कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति बोलता है मेरे पास कैश तो जी 2 लाख ही अवेलेबल है, पर जब हम उसके खोद के पूछते हैं ना, ओके तो म्यूचुअल फंड में कितना है, स्टॉक्स में कितना है, डेट में कितना डाला हुआ है, कितने की इंश्योरेंस ली हुई है, प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो सब जब बताने लगता है तब पता चलता है कि उसकी वर्थ ही, मतलब नेटवर्थ जो है वो ही 5 करोड़ की है। तो वो आदमी कर पाता होता है ये सब काम। तो वो उसके रिस्क प्रोफाइलिंग को देख के करना होता है। तो मैं एडवाइस क्या करता हूँ, एडवाइस करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो ही खुद एक्सपेरिमेंट करो, अदरवाइज हमसे गाइडेंस लो, हमसे क्वेश्चन ही कर लो, कुछ बेसिक गाइडेंस लेकर के करो, दैट विल मेक सेंस, है ना? गलत स्टेप नहीं ले लो आप। करेक्ट। इसमें जैसे अभी कोई एक रिटेल इंडिविजुअल है, उसको ये वाला चीज़ें इंडेक्स के थ्रू करना है। आपने तो बताया कि इंडेक्स निफ्टी वाला जो है वही सबसे पॉपुलर है एंड उसके ऑप्शंस अवेलेबल है, बट एनी अदर इंडेक्स लेट्स से इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया जो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं? एंड सेकेंडली लाइक विच इज़ लाइक 1 or 2 इंडाइसेस दैट यू आर बुलिश ऑन, इन द सेंस कि कौन से सेक्टर्स या कौन से थीम्स चल सकते हैं आपके हिसाब से? ओके तो यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग ओवरऑल जो बेसिक इंडाइसिस है ना उसके ऊपर ही फोकस्ड है ज़्यादा। तो हम लोग इंडिविजुअल कोई सेक्टर वाइज इंडाइसिस को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 200 साल वाला, कि विजन है ही नहीं कि ये 1 साल 2 साल में हमको कोई बड़ा वेल्थ कमा लेना है। क्या हमारा विजन है कि हमको वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। पैसे तो अपने आप बन जाएंगे। वॉरेन बफे बोलते हैं देयर आर ओनली 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। 95-96 ईयर्स की एज है उनकी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट में बनाए हैं और अपने विजडम को कितना सिंपल 2 लाइन में शेयर करते हैं कि रूल नंबर 1 है ना, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वापस रूल नंबर 1 पे फोकस। तो अगर अपन समझ सके ना कि यदि हमको वेल्थ को प्रोटेक्ट करना आ गया तो वेल्थ बन ही जाएगी। अपन जो विपश्यना में समझते हैं ना कि सब कुछ अनित्य है, तो यहाँ पे स्टेगनेंट कुछ नहीं है, फिक्स कुछ नहीं है, हर चीज वेरी हो रही है। तो हर चीज मूव हो रही है, या तो वो बढ़ रही है या घट रही है। घटते में यदि मुझे प्रोटेक्ट करना आ गया तो बढ़ने का बेनिफिट अपने आप ही आएगा। कौन रोकेगा आपको? यदि आपने इंडेक्स खरीद लिया, इंडेक्स बढ़ रहा है, तो वो गेन तो आपको मिलने वाला ही है, कौन रोक सकता है? पर घटने पे लॉस नहीं होवे, वो रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए हम लोग बेसिक इंडेक्स के ऊपर ही पूरा लगे हुए हैं। बट एनी स्पेसिफिक व्यूज की सेक्टर्स पे कुछ ऐसे कि कोई थीम पे बुलिश वगैरह, मतलब आप वो देखते ही नहीं हो बिल्कुल भी? इंडेक्स पे बुलिश हैं हम लोग ऐसा बोलते हैं कई बार स्लोगन की जैसे कि इंडेक्स है तो बढ़ेगा ही, वो बढ़ने के लिए बना हुआ है। वो कई बार वो जॉक के अंदर आता है ना कि इंसान हो या इंडेक्स, एक दिन सबको ऊपर ही जाना है। तो दिस इज व्हाट, जस्ट खाली लाइट वे के अंदर में। तो वी बिलीव कि लॉन्ग रन में इंडेक्स अपने आप ही बढ़ जाएगा। एक मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ सम टाइम फ्रेम, एग्जैक्टली टाइम फ्रेम याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट आपका फंड या आपके पोर्टफोलियो ने 27x रिटर्न दिया था विद अ -5% ड्रॉडाउन, एंड एट द सेम टाइम निफ्टी ने 16x रिटर्न दिया था विद अ
-52% ड्रॉडाउन, राइट। तो ये कैसे? तो कैसे हमारे हो फंड ने सकता नहीं, है? स्ट्रेटेजी ने हाँ। डेटा टेस्टिंग के ऊपर, हमने स्ट्रेटेजी का डेटा टेस्ट 2002 से लेके अभी हाँ। तक का किया मार्केट डेटा के ऊपर में। तो मार्केट डेटा पे किया ना, तो 2023 का है शायद ये, तो 2023 में 2002 से लेके 2023 तक इंडेक्स ऑलमोस्ट 16-17 टाइम्स बढ़ा था, ये 27 टाइम्स बढ़ गया था। अभी 2024 को कंसीडर करते हैं, वो लेटेस्ट मुझे याद है इसलिए, तो इंडेक्स ऑलमोस्ट 22 टाइम्स बढ़ा हुआ है और ये 33 टाइम्स बढ़ा हुआ है। ओके। तो वो इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि मार्केट बढ़ता है और आप बढ़ते हो, और मार्केट घटता है आप घटते नहीं हो, रादर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं, तो लॉन्ग रन में आप आउट परफॉर्म कर लेते हो। यही reason गॉट है। इट। आपने विपश्यना की बात की, तो अभी भी आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो? एवरीडे विपश्यना Yes. करते हो? तो एवरीडे एक्चुअली इसमें ऐसा है, उसमें वो भी पॉइंट है कि ट्रुथ कैसा बोला जाता है। तो एवरीडे बोलने का मतलब मैं रोज सुबह और शाम करता हूँ, पर ऐसा समझना कि ऑलमोस्ट 90% डेज होते हैं, कुछ कुछ दिन बीच में कहीं ना कहीं पे छुट्टी हो जाती है, पर प्रीफर करता हूँ कि मैं रोज सुबह शाम, सुबह 1 घंटा, शाम को सुबह 1 1 घंटा। घंटा, शाम को 1 घंटा। वाओ, 2 घंटा दिन में हाँ, 2 घंटा हो दिन पाता में। है? एकदम इजीली हो पाता मेरे है। से तो हो ही नहीं पा रहा है। तो वैसे उसमें ना, वहाँ पे गुरुजी ने भी ये बताया था कि जब आप ये करने लगते हो ना, तो आपकी एक्चुअली नींद भी कम हो जाती है, तो आपकी नींद 5-5.5 घंटे की हो जाती है। हाँ, आपकी हो गई? हाँ, तो 5.5 घंटे में सोता हूँ, ऑलमोस्ट 5.5-6 घंटे हाईएस्ट में होता है, मेरी नींद खुल जाती है। और सुबह और शाम में ये करता हूँ, तो ये भी आपको एक अलग एनर्जी देता है। इनफैक्ट थोड़े समय बाद में आपको ऐसा फील होगा जैसे अपन ब्रश नहीं करते तो अपने को कैसा अनफ्रेश फील होता है, तो थोड़े समय में अपने को ये भी समझ में आएगा कि यार कुछ कम है या कुछ करने जैसा है, और आप अपने आप ही बैठते हो, और आंख बंद करने के बैठना होता है। मेकिंग सेंस? एक बात बताओ, विपश्यना करने के बाद आपके स्टॉक मार्केट जर्नी में कुछ चेंज आया बिहेवियर में, या मतलब मनी मेकिंग वाइज, की कैसे मेडिटेशन के थ्रू आपकी इन्वेस्टिंग कैसे इजी हुई? तो बहुत डायनामिक चेंज मुझे खुद में एक दिखा। वो चीज ये दिखा कि हमारा दुश्मन क्या है यहाँ पे। तो हमारा खुद का जो एक्स्ट्रा अटैचमेंट है ना, वो हमारा दुश्मन है, और उसके कारण हम अपनी मतलब नुकसान वाली जो स्ट्रेटेजीज होती है वो चला लेते हैं, अपनी बैंड बजाते हैं एक्चुअली, सही शब्दों के अंदर में। तो मुद्दा क्या हुआ कि जब इस चीज के अंदर में अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, तो अपने को समझ में आता है कि ये इसमें हमारा पर्पस जो है, पर्पस है कि सामने वाले की वेल्थ कैसे क्रिएट हो, और उसके लिए अपन बिना अटैचमेंट के जब काम कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादा करेक्ट डिसीजन ले पाते होते हो, आप बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होते हो। हालांकि इम्पैक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं आता है, क्या बाजार टूटता है तो पैसे नहीं बन रहे होते हैं तो प्रेशर आता है, लेकिन मैं कंपेयर कर पा रहा होता हूँ कि पहले अगर मैं 100 डिग्री परेशान होता था तो अब मैं 80 डिग्री परेशान होता हूँ, तो वो उसके अंदर मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और वही रीज़न है कि मुझे आगे के आगे इसको और कंटिन्यू करने में बेनिफिट दिखता है। मैंने पढ़ा था कि आपने आपके टीम मेंबर्स को भी काफ़ी मोटिवेट किया विपश्यना करने के लिए। यस, तो ऐसा था कि ये चीज़ ऐसी है कुशल, कि अगर आप कोई चीज़ करते हो जीवन में, और वो यदि आपके जीवन में कुछ फ़र्क ला रही है, तो अपने आप ही आप आसपास में सबको बोलना शुरू हो ही जाओगे। हमको भी किसी ने बोला था और हम गए थे, आपको भी किसी ने बोला होगा, ऑब्वियस है, तो आप वहाँ गए, और अब आप भी किसी को बोलते होंगे। अगर कोई पूछता है तो क्या कहते हो आप किसी को? डेफिनेटली। तो समझ में आता है, यही मैंने भी किया। और कई लोग और भी अलग अलग ग्रुप हैं जहाँ पे हम मेडिटेशन वगैरह के लिए इकट्ठे होते हैं। तो सूरत में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, और बहुत अच्छी अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, तो जहाँ आप वीकली मिलते हो, आप 1 घंटा साइलेंस में बैठते हो, फिर कुछ डिस्कशंस करते हो, तो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं। तो अपनी टीम को भी मैंने कम्युनिकेट किया कि भाई ऐसी कम्युनिटी में जाता हूँ एंड आप भी आ सकते हो वहाँ पे। तो लोग वहाँ पे आना शुरू हुए, तो उस तरह से काफ़ी टीम मेंबर्स है ना कनेक्ट हुए उनके साथ में, दे आर ऑल्सो डूइंग दिस। इसका क्या स्टोरी है कि आपने आपके एक टीम मेंबर को कन्विंस किया टू क्विट स्मोकिंग? कैसे हुआ था? तो मतलब ये आपने कहाँ सुना था, पर हाँ ये है पॉइंट एकदम लॉजिकल, ऐसा हुआ रिसर्च था। में रिसर्च करके आता हूँ। तो ऐसा था कि एक टीम मेंबर का किसी दूसरे टीम मेंबर ने आके मेरे को बोला कि भाई सर वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं और ये सब ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इससे सब प्रॉब्लम्स होती है। तो पहला पॉइंट तो जो एक्सेप्टेंस भाव था वो था। हम लोगों के ऑफिस, हम लोग क्योंकि छोटे शहर में है ना, तो हम लोग काफ़ी रूल्स फॉलो कर पाते होते हैं। हम लोगों ने कुछ बना रखे रूल कि भाई हमारी ऑफिस में ये सब चीज़ें नहीं चलती है, स्मोकिंग वगैरह वी डोंट अलाउ, लेकिन कोई बाहर जाके करते हो तो वो कर सकते होते हैं। तो हमने उसके साथ में मैं बैठा, बात किया, उसे समझा, और
एक्सेप्टेंस भाव के साथ समझा कि भाई जो कर रहा है वो फेयर इनफ, पर अगर इसको ऐसे कुछ चीज़ों के साथ जुड़ेगा तो इनसे बचेगा। और फाइनली ही जॉइंड ऑल दीज थिंग्स, और खुद ही आकर के उसने मुझे थोड़े टाइम बाद शेयर किया कि सर मेरा ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, और मैं कुछ महीनों से, कुछ उसने समय बताया था, मैंने एक भी सिगरेट नहीं पिया है। तो आई ऑल्सो फेल्ट गुड। तो इस तरीके से वो चीज़। तो आपने कन्विंस कैसे किया? डिफिकल्ट होता है ना, कोई भी एडिक्टेड होते हैं उनको कन्विंस करना टू क्विट स्मोकिंग। पहले रीज़न अगर समझे ना कि एडिक्टेड कोई व्यक्ति होता है क्यों है, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे उनकी लाइफ के अंदर में कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन चल रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जिससे वो खुश नहीं होते हैं, और वो अपना ध्यान कहीं और ले जाना चाहते हैं। और वो ध्यान ले जाना चाहते हैं तो वो जब ऐसा कुछ करते हैं तो उनको अचानक ही ऐसा अंदर में फील होता है कि उनका ध्यान कुछ अलग जगह चला गया, और वो किक के कारण वो बार बार करते हैं। और अगर आप समझोगे ना कि मेडिटेशन वगैरह के अंदर में भी आप एक्चुअली यही करते हो, पर वो सात्विक साइड में करते हो। जैसे दो तरह के फूड होते हैं, दोनों ही फूड पेट भरते हैं। एक एकदम जो जंक फूड होता है वो भी हम खाते हैं तो उससे पेट ही भरता है, और एक आप अच्छा फूड खाते हो उससे भी पेट ही भरता है, पर दोनों के दोनों फूड का अल्टीमेट इफेक्ट अलग अलग होता है। तो वैसे का वैसे ही आप मेडिटेशन भी करते हो, तो आप एक्चुअली जिस चीज़ के अंदर में ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा घुस चुके होते हो और वो आपको बहुत परेशान कर रहा होता है, उससे आप बाहर निकलते हो। और जब आप ऐसा कुछ स्मोकिंग वगैरह करते हो तो भी आप यही होता है कि आप उसके ध्यान से भटकते हो, तो आपको उस समय पे रिलैक्स फील होता है। तो मुद्दा ये है कि ऐसे व्यक्ति जिसको कुछ जगह पे कोई पॉइंट्स पे कहीं पे परेशान है, वो यदि उस रास्ते को वो जंक फूड की जगह अगर हेल्दी फूड की तरफ कन्वर्ट हो जाए तो पेट बढ़ना शुरू, थोड़े समय के बाद में वो धीरे धीरे वो हेल्दी फूड के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। तो आई शोड देम दिस टाइम काइंड ऑफ वे कि भाई ये ऐसा तो होता है, इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट। उसने ट्राई किया और उसको समझ में आया कि दिस इज मेकिंग सेंस फॉर मी। तो कैसे जब भी मेरे को कुछ एकदम एब्रप्ट फील होता है उस समय मैं कैसे अपने ध्यान को सांस पे लेके आऊँ और थोड़ी सी देर उसे ऑब्जर्व करूँ। ऑब्जर्व करते ही पता चलता है कि वो जो भाव आया था मन के अंदर में कि अभी तुरंत ही सिगरेट पीनी है, वो थोड़ी सी देर में ऑब्जर्व करते करते ही खत्म हो गया तो रुक गया। और बस उस मोमेंट पे कोई रुक जाता है तो फिर बाद में वो अपने नॉर्मल काम पे लग जाता है। तो एक सिगरेट छूटी ऐसे, दो छूटी तो ऐसे छूट जाती है। दिस इज वॉट आई फाउंड। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है क्या, पर मुझे लगा कि उसकी लाइफ में ऐसे काम किया। मुझे लगता है कि ये जो विपश्यना हो गया या तो बाकी आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह ये हो गए, इनके थ्रू भी काफ़ी सारे लोगों के एडिक्शंस कम हो सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली आफ्टर डूइंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन द लास्ट 6 months आई रियली फेल्ट कि काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ें एडिक्शंस है वो काफ़ी एकदम या तो कम हो जाते या तो एलिमिनेट भी हो सकते हैं, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड ऑन योर माइंड। एंड वहाँ पे सिखाते कि मतलब जैसे विपश्यना में कि अटैचमेंट होना ही नहीं चाहिए कोई भी चीज़ से, किसी से भी, एट्सेट्रा। एंड एवरीथिंग इज लाइक इम्परमानेंट, लॉ ऑफ इम्परमानेंस जो है, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो ये सब चीज़ें सीखने के बाद ये रियलाइज हुआ है कि controlling your mind, I think that is the most underrated skill anyone should have. And agar if someone has the ability to control their mind, they can do wonders in their lives. Very nice, perfect point है। इनफैक्ट वो जो बहुत बड़ा काम करवाते हैं ना, उसमें वो बहुत बड़ा काम करवाते ही हैं कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। ये जो अभी अपन जिस माइंड से बातें कर रहे हैं ना, ये तो बुद्धि वाला दिमाग है। और ये बुद्धि वाला दिमाग तो जिस समय पे अपन एकदम वो लाइव होते हैं, सजग होते हैं, तब अपन ये सब बातें करते हैं। पर नॉर्मली अपन जब गाड़ी चलाते तो गाड़ी कैसे चल रही होती है, कार चला रहे हैं हम, इधर में म्यूजिक बज रहा है, इधर में एक फोन आ गया, उससे मैं बात भी कर रहा हूँ, पास में एक दोस्त बैठा हुआ है उसके साथ मस्ती भी कर रहा हूँ, और फिर भी गाड़ी फ्लो में चल रही है। अपने आप लेफ्ट लेना है तब मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, राइट लेना तो राइट ले रहा हूँ, का सामने कोई गाड़ी आई तो ब्रेक मार रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। तो वो कौन सा माइंड कर रहा है? वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। वो जिस तरीके से ट्रेंड है हम वैसे बिहेव करते हैं। तो उसको यदि हमको अच्छे से ट्रेन करना हो कि कोई भी सिचुएशन आए उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उससे पता चलता है हम कैसा लाइफ जी रहे हैं। परिस्थितियां सबके जीवन में एक जैसी ही होती हैं। पसीना दो व्यक्ति का बह रहा है, एक बार समझना कि एकदम भयंकर तरीके से पसीना बह रहा है एक व्यक्ति का, ये अच्छा पॉइंट है या ये खराब पॉइंट है? समझ में आया? एक व्यक्ति का खूब पसीना बह रहा है, ये अच्छी सिचुएशन है या खराब सिचुएशन है? मतलब अच्छी सिचुएशन। अब अच्छी सिचुएशन क्यों बोला? तो जो व्यक्ति जिम जा रहा है ना, वो इसको अच्छा बोलेगा। वो वहां जाकर के खूब मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और पसीना बहाते हैं तो वो सिचुएशन अच्छी में कंट्रोल होता है। उसको पता है जितना पसीना बहाऊंगा उतने अच्छे मसल्स बिल्ड होंगे। और एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो अपने जीवन से परेशान है और अचानक वो धूप में खड़े वाली सिचुएशन को याद करेगी, मेरे को जबरदस्ती इतनी भीड़ में खड़ा रहने को हो गया, मैं पसीने हो गया, तो वो दुखी होता है। सिचुएशन एक ही थी, पसीना बह रहा था, लेना कैसे वो अपने ऊपर था। तो ऐसा ये चीज वो अपन जो आप जो बात कर रहे हो कि आर्ट ऑफ लिविंग है या फिर विपश्यना है, मैंने भी दोनों किए, तो वहां पे अपन को सिखाते वो ये हैं
और वो अपन सीख लें अगर रिस्पॉन्ड करना, इट इज़ मेकिंग सेंस। हालांकि जर्नी बहुत दूर है, ये मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात की है, खुद के जीवन में बहुत कुछ इंप्लीमेंट करना बाकी है, पर ये लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप नन्हे नन्हे कदमों से कुछ तो अच्छा होगा। आप मैराथन्स में भी पार्टिसिपेट करते हो ना? Yes. आपने एक फुल मैराथन किया एंड 16 बार आपने हाफ मैराथन हाफ मैराथन्स किए, तो रेस मतलब जो मैराथन में लाइक आप एकदम रनिंग वगैरह करते हो, एनी मेमोरेबल इंसिडेंट की विच वाज योर फेवरेट, क्या हुआ था? एंड एनी पैरेलल और कोरिलेशन दैट यू थिंक यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द मैराथन एक्टिविटी एंड द स्टॉक मार्केट्स और फाइनेंस? तो ये एकदम मतलब मज़ेदार पॉइंट है। और क्योंकि 16 हाफ मैराथन करते समय पे जब मैंने मैराथन और फुल मैराथन किया एक, तो हर मैराथन के अंदर में एक एक्सपीरियंस होता था कि क्या क्विट कर दूं क्या, और अभी तो बहुत बाकी है और थक गया हूँ और हालत ख़राब हो रही है। पर फिर एक चीज़ और भी समझ में आती थी जिससे वो मैराथन हमेशा कंप्लीट होते थे, कि लेट मी फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप ओनली। मंजिल कितनी दूर है उसको भूल जाओ, बस मुझे क्या, मैं गोविंद एक कदम आगे बढ़ सकता है क्या तू? हाँ बढ़ सकता है, तो जस्ट मूव ऑन, एक कदम आगे, एक कदम और आगे बढ़ते ही अगला कदम एक ले सकता है क्या? तो बस खाली एक कदम आगे लेना है। वो एक कदम आगे के अंदर में थोड़े समय में पता चलता है। आपको खाली 2 आवर्स क्रॉस करने होते हैं, तो आपके 16 किलो मतलब जो हाफ मैराथन कंप्लीट हो जाती है 21 किलोमीटर्स, और आप अगर ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 5 घंटे करते हो तो 42 किलोमीटर्स हो जाते हैं। तो मुद्दा है कि आप 5 घंटे तक अपने आप को एक कदम आगे के लिए मोटिवेट कर सकते हो क्या? अगर आप मोटिवेट कर सकते हो तो आप वो बड़ी मंजिल अचीव करते हो जिसको लोग बहुत तारीफ करते हैं कि भाई फुल मैराथन कर लिया आपने। तो जो मेरे इससे सीखा कि अगले कदम की ही केवल प्रिपरेशन करने की जरूरत है और कंसिस्टेंटली करते रहने की जरूरत है। क्या बात है। And any specific correlations or parallels you can draw with your investing journey? सो इन्वेस्टिंग के अंदर में यही काम को मैं अपने जीवन में भी है ना अप्लाई करता हूँ, इन्हीं सब बिजनेस के अंदर में भी, कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम कंसिस्टेंटली करते हैं। हर संडे हम सुबह वेबिनार करते हैं, तो एक व्यक्ति आए कुशल या 1000 आए, वेबिनार होगा ही हर संडे सुबह 10 बजे, तो वो वेबिनार कर रहे होते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी के कारण बहुत बड़े ट्रस्ट क्रिएट होते हैं, तो वो हम चला रहे होते हैं। ऐसे का ऐसा ही है कि खुद के लिए भी जो इन्वेस्टिंग वाले काम है, तो वो खुद का पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहने का, वो काम को अभी धीरे धीरे शुरू किए। कई चीज़ें ये 2020 कोरोना के बाद में, पोस्ट कोरोना बहुत सारे इफेक्ट आए हैं जीवन में, तो वो सब शुरू किए और ऐसी की ऐसी चीज़ों को अप्लाई करते जा रहे हैं। हमने कई ऐसे ऑनलाइन सिस्टम्स अपने वहाँ पे डेवलप किए हैं, तो बस उसमें करना क्या है, कल की जगह पे आज उसको थोड़ा और बेटर करो, कल की जगह आज उसको और थोड़ा बेटर करो। बस वो रोज अगर आप थोड़ा बेटर कर रहे हो तो देन नाउ हैव फुल ट्रस्ट कि अपने आप रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्योंकि जब अपन कर रहे होते हैं उस समय कुछ भी नहीं आ रहा होता है, उसमें तो लगता है यार मैं करते जा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। पर खाली अगर अपन उस पर बिलीव रखें ऐसा कि अगर मैं कल से आज बेटर कर रहा हूँ, कुछ इंप्रूव कर रहा हूँ, तो लॉन्ग रन में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। और ये प्रूव होता है ऐसे एक्सपीरियंसेस से जो मैराथन वगैरह से अपन सीखते हैं। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी भी ये जो काम चल रहा है ना अपना, ये भी एक स्टेप आगे बढ़ने वाला ही काम है जो हम कर रहे हैं। तो हमें पता है इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला होता है। आप बुक्स वगैरह रीड कितना ऑफन करते हो? लाइक हाउ मेनी आवर्स इन अ डे वुड यू रीड? तो बुक रीडिंग का क्या, ऐसे तो मैंने साल की 50 बुक्स का टारगेट बना के रखा होता है, पूरी 50 टच नहीं कर पाता होता हूँ, पर फिर भी ऑलमोस्ट 30-35 बुक्स मैं साल में पढ़ता हूँ। अभी कौन सी बुक्स रीड कर रहे हो? अभी मैं गुड टू ग्रेट बुक पढ़ रहा हूँ, जिम कॉलिंस। क्या सीखा है उसमें से? तो बुक चल रही है, पर उस बुक बहुत मज़ेदार है। तो बुक की खास जो लर्निंग है वो लेवल 5 लीडरशिप है, कि भाई लीडर्स कैसे बनते हैं। तो सचमुच में उन्होंने जो समझा है ना, उसने मुझे भी हिलाया कि लीडर्स केवल आपके ज्ञान से या बुद्धि से नहीं बनते हैं। लीडर्स आप रियल में सामने वाले के साथ में भी कितना अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हो, उससे लीडर्स बनते हैं। तो लीडर्स के अंदर में हम्बलनेस होना बहुत ज़रूरी है, कि आप कितने हम्बल हो। तो आप हम्बल हो तो आप बहुत अच्छे लीडर बनते हो। उसका एक और कॉन्सेप्ट है हैजॉग कॉन्सेप्ट। हैजॉग की मतलब स्टोरी ऐसा बताते हैं कि भाई हैजॉग जो होता है ना, वो केवल एक ही चीज़ में स्मार्ट होता है, लेकिन वो सुपर स्मार्ट होता है, वो एक ही उसके ऊपर स्टेप पे, और उसके कारण वो हमेशा ऑलमोस्ट जीत जाता है। तो पॉइंट उसके अंदर में से जो अपने लिए लर्निंग आती है ना बिजनेस पर से, वो ये समझ में आता है कि आप एक चीज़ में भी यदि सुपर स्मार्ट हो ना, तो आप आउट परफॉर्म कर लोगे। बस आप अपना फोकस पूरा का पूरा उस स्ट्रेंथ पे लगाते जाओ, उसको और बेटर करते जाओ, उसको और बेटर करते जाओ, थोड़े टाइम में आप एकदम निखर के बाहर आ जाओगे।
तो ये कुछ लर्निंग्स थी। इसके अलावा कुछ उसके अंदर से हाँ एक और था कि पहला जो आपको डिसाइड करना होता है, फर्स्ट हु देन व्हाट कॉन्सेप्ट उसके अंदर में है, वो बहुत मुझे मैं बहुत कनेक्ट हुआ उस बात से कि अच्छी टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी आपके साथ भी जब शेयर हो रहा था कि भाई अगर आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त हो तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है और बहुत स्मार्ट हो जाता है। तो उन्होंने ये समझाया वहाँ पे कि पहले आप ये देखो कि उस काम के लिए कौन व्यक्ति है। वो व्यक्ति को अगर एक बार नक्की हो गया, वो स्मार्ट आपके हाथ में आ गया, तो बाकी का सब काम आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो टास्क को देख करके व्यक्ति को चूज नहीं करना है, व्यक्ति को देख करके उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके टास्क को चूज करना है। इट विल मेक सेंस इन लॉन्ग रन। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे उसमें। और इसके पहले कौन सी बुक पढ़ी थी? इससे पहले अभी मैं जस्ट है ना दिल्ली विजिट पे था, ऋषिकेश और उन सब गया था, तो वहाँ पे हमने जेलर बुक पढ़ी। तो जेलर बुक एक जैन मुनि ने लिखी है। वैसे इसका भी एक बहुत मज़ेदार स्टोरी, और मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि जेलर बुक सर्च करें और जेलर बुक को पढ़े ही। हर एज वाले के लिए, हर तरीके के प्रोफेशन वाले के लिए वो बुक बहुत काम की है। वो बुक कर्मास की थियरी पे है। और जेलर की स्टोरी एक बार बताऊंगा छोटी सी। हाँ, यस, चलेगा? यस। तो जेलर बुक नाम कहाँ से आया? तो उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि मानो कुशल और उसके पापा दोनों मूवी देखने गए हैं, और मूवी के अंदर में पहला कुशल पहुंच गया, अभी पापा नहीं पहुंचे अभी। तो पहला सीन मूवी में यह चल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक राज्य के अंदर में बहुत बड़ी चोरी की और वो पकड़ा गया तो उसे राजा के पास लेके गए। तो राजा ने उसको सजा दी कि इसको जेल में डाल दो और रोज इसको 20 कोड़े मारो। अब जेलर आकर के उस व्यक्ति को घसीटते हुए ले जा रहा है। उसी समय पे कुशल के पापा एंटर हुए थिएटर में, और उन्होंने पहला सीन देखा कि एक व्यक्ति दूसरे को घसीटते हुए ले जा रहा है और ले जाके जेल में बंद कर दिया है, और रोज उसको बाहर निकालता है, रोज मारता है। तो कुशल के पापा के लिए गलत कौन दिख रहा है? जेलर। वो जेलर, कि भाई ये जेलर बहुत बुरा व्यक्ति है, जब से मैं आया हूं तब से मैं देख रहा हूं ये रोज इसको मारता है, तो ये अच्छा नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे साथ में कुछ अचानक चल रहा होता है, अचानक हमको पता है इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, ये सिचुएशन मेरे साथ ऐसी हुई, तो हम उसको खराब मान रहे होते हैं। और उसको खराब इसलिए मान रहे थे क्योंकि हमने पिक्चर पूरी देखी ही नहीं है। हम पता नहीं पीछे क्या क्या करके आए हैं, जिसके कारण हमारे साथ कई चीजें हो रही है या किसी और के साथ हो रही है। तो पॉइंट अगर पर्सपेक्टिव लंबे समय का ले लेवे ना अपन, कि जन्म से भी पहले का, तो पता चलता है थिंग्स आर इन अ वेरी नॉर्मल वे। और प्रकृति ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रखा है। कुछ भी यदि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं था, तो मेरे पुराने कर्म का हिसाब किताब बराबर हो गया। तो पेमेंट हुआ यार, पुराना लोन ले रखा था, पे नहीं किया, एक दिन बैंक वाला आया, जबरदस्ती आकर के मेरा घर का सामान ले गया, तो अल्टीमेटली यार उसने मेरा लोन चुकाया है। अभी मैं इसको गलत मानूं तो वो मेरी इच्छा है, भाई तूने लोन लिया था पहले, चुका नहीं रहा है, तो यही करेंगे तेरे साथ। तो वो चुका, तो अपन खुश भी हो सकते हैं कि चल यार लोन खत्म हुआ। तो जब भी कुछ एडवर्स आए तो पुराना डेट खत्म हुआ, और जब भी कुछ अच्छा आए तो ये समझना है कि अब आगे और कुछ अच्छा करने की जरूरत है, तो आगे और नए बीज अच्छाई के आएंगे। तो वो उस बुक के अंदर में बहुत अच्छे से छोटी छोटी स्टोरीज के साथ समझाया हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं इसको गिफ्ट करने में भी इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो किसी व्यक्ति को ये चाहिए ना कि भाई ये मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे भेजो आप ये बुक, आप मैं इस लैंग्वेज में, आई विल बी हैप्पी टू सेंड देम द बुक। क्या बढ़िया एग्जाम्पल था। मतलब आई थिंक इट शोज कि पर्सपेक्टिव्स काफ़ी मैटर करते हैं। एंड अगर आप ब्रॉडन होके, अगर आप पूरे एकदम ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तो एवरीथिंग इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मास, पास्ट एक्शंस, विच इज़ लीडिंग यू टू वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। तो काफ़ी सही था। इससे बस एक मेरे को मतलब नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड, बट मेरे को एक ये रिलेटेबल एग्जांपल ऐसे याद आता है कि अभी जैसे मैं एक अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के स्कूल में गया था। वहाँ पर मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे थे जो अभी उनके मॉम डैड एकदम पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, पुअर फैमिली से होते हैं, या तो वो बेसिकली ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनको एजुकेशन नहीं करवाने देंगे, वो बोलेंगे कि तुम लोग काम पे लग जाओ, हमारी मदद करो। ये ऐसे स्टूडेंट थे जो स्कूल में थे, ठीक है, ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले ही स्कूल में। तो वहाँ पे गए 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। तो मैंने 3-4 स्टूडेंट से बात की, मैंने सबको पूछा कि तुमको आगे जाके क्या करना है। एक बोलता है मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, एक बोलता है मुझे IPS ऑफिसर बनना है, एक बोलता है मुझे कोबरा कमांडो बनना है।
सारे लोग मतलब एकदम ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ देश के लिए करना है या तो कुछ ना कुछ मुझे मतलब गिव बैक करना है, वो एटीट्यूड था। दूसरा, अभी ये सारे थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, अभी हम लोग जैसे ही एंटर हुए सारे बच्चों के फेस पे उन्होंने हमको वेलकम किया विद अ वेरी ब्यूटीफुल वेलकम सॉन्ग, एवरीवन वाज स्माइलिंग। हम जैसे ही क्लासरूम में गए, थर्ड स्टैंडर्ड के क्लासरूम में, सारे बच्चे हमको देख के एकदम ज्यादा खुश हो गए, बहुत एक्साइट हो गए। फिर हम जैसे ही जा रहे थे सबने एकदम अच्छे से गैदर हुए, बाय किया, एकदम स्माइल करके हमको एकदम बाय किया, एंड everyone was happy, enjoying, everyone was doing something or the other, drawing कर रहे थे etc. तब जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत छोटी है, या तो वो समथिंग है जो मैनेज हो जाएगा। मतलब इनके लाइफ में कितनी ऐसी चीज़ें जो इनके पास है नहीं, एंड स्टिल दे आर स्टेइंग हैप्पी, दे आर वेलकमिंग यू विद अ वेरी पॉजिटिव वेलकम सॉन्ग। हम लोग तो मतलब जा रहे हैं वहाँ पे, हमारे एकदम लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है वगैरह, वो हम बॉदर करती है, बट इनके लाइफ में इतनी होने के बाद भी दे आर ऑलवेज हैप्पी, स्माइलिंग एंड विद दैट एटीट्यूड कि हाँ मतलब वेलकम कर रहे हैं, हॉस्पिटेबल है। तो तभी ये रियलाइज हुआ कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो तुम्हारी लाइफ में, मतलब इनको देख के ऐसे रियलाइज हुआ कि यार वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। वेरी नाइस, कितना डीप लर्निंग है ये पॉइंट, और सचमुच में बहुत मज़ेदार पॉइंट है। हम अगर बाहर निकलें और थोड़ा भी सेवा भाव से बाहर निकले ना, तो तुरंत ही अपने को अपने आप में ग्रेटिट्यूड फील आ ही जाएगा हमको कि भगवान ने हमको कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में ब्लेस किया है। मतलब जितने भी व्यूअर होंगे आज, तो वो व्यूअर को भी अगर मैं समझूँ ना, तो आपकी लाइफ के अंदर में कुछ ऐसा है जिसके कारण आप रिलैक्स वे में होकर के आप इस तरह से कोई लर्निंग यूट्यूब सुन पा रहे हो, समझो। तो अगर अपन उसके लिए भी खाली ग्रेटफुल होवे ना कि भाई ऐसा समय हमको मिल रहा है, हर किसी व्यक्ति के पास में ये समय भी नहीं है, ये अप्रोच भी नहीं है, तो अपनी लाइफ में अपन वी आर रियली ब्लेस्ड, देयर इज नो डाउट एट ऑल। और ये भाव होना, ये भाव होगा तो और कई नए नए भाव अपने आप जगेंगे अंदर में। आई कम्प्लीटली अग्री। आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, लाइक मोर देन 90,000, बट कभी ऐसे आपको ऐसे रियलाइज हुआ है कि यार सब कुछ ना कुछ ऐसे इतने लोगों के इंटरेक्ट करने के बाद कि एक कॉमन मिस्टेक है कि ये लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू लेट्स से आइदर मेक मनी और नॉट ग्रो देयर वेल्थ, ऐसे कुछ ऑब्जर्व किया है कभी? हाँ, ऐसे मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण हमको समझ में आता है कि अगर ये कुछ मिस्टेक्स कोई व्यक्ति करेगा ना तो वो पक्का डिजास्टर ही करेगा। और उसमें एक जो बहुत बड़ा पॉइंट है ना, वो है ओवर लेवरेज। कि नॉर्मली क्या होता है इस मार्केट के अंदर में, खास तौर से हम 2-4 बार अच्छे चाहते हैं ना, तो 2-4 बार सही गिरते ही हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील होने लगता है और हमको लगता है कि आई एम समथिंग यूनिक और मैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर डालूंगा। और वो उस समय पे एकदम फुल स्पीड के ऊपर में एक्सीलेटर दबा देता है और आजू बाजू में किसी और चीज़ के बारे में सोचने का विवेक बुद्धि नहीं रखता है, और उस समय पे वो गलत गिरता है, और गलत गिरते ही वो है ना लॉसेस करता है। मेरे को एक ऐसा एग्जांपल याद है कुशल, इस बात से याद आया तो, कि अराउंड 2000 ये 9-10 की बात होगी, आज से लगभग 15 साल हो गए, और एक प्रोग्राम हमने किया था बॉम्बे के अंदर में ही, बहुत अच्छी ब्रोकिंग आउटलेट पे। और वहाँ पे इंडिया से उनके अलग अलग आउटलेट के अंदर में जो लोग बैठे हुए थे, उनके है ना जो सब एजेंट्स होते हैं वो सब आए थे, और हम लोगों ने वहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया, और वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम कर रही थी, उस समय परफॉर्म कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें से एक व्यक्ति थे कोई Tier 3 सिटी के अंदर में, छोटी सिटी में, पर काम अच्छा करते थे। अचानक एक दिन मेरे पास में न्यूज़ आती है कि उसमें से उस व्यक्ति ने वही स्ट्रेटेजी पे काम किया और ही लॉस्ट हेवीली, और उसका ऑलमोस्ट जितनी भी वेल्थ कमाई थी उन्होंने 4-5 साल में वो सब लॉस कर दी एक स्ट्रेटेजी में। और मुझे वो शौक लगा, तो मैंने समझा कि क्या हुआ, क्या ऐसा। तो पता चला कि एक तो उन्होंने जो रिस्क मैनेजमेंट था उस रिस्क मैनेजमेंट को अवॉइड कर दिया, और दूसरा उन्होंने जितना पैसे के ऊपर में जो करना था उसका ऑलमोस्ट 8-9 गुना स्पीड उस पर डाल दी। तो 3-4 बार ही उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उनके पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए तो लिमिट खत्म हो गई, लिमिट खत्म हो गई तो नया ट्रेड नहीं हुआ, नया ट्रेड नहीं हुआ तो प्रॉफिटेबल ट्रेड जो आने वाला था वो आया ही नहीं उनके लिए। बाकी सब लोगों ने पैसा कमाया एंड ही लॉस्ट मनी, और इतना लॉस किया कि वो खत्म ही हो गया। तो जो आपका जो क्वेश्चन था कि इसमें एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, तो कॉमन मिस्टेक ओवर लेवरेज होती है, ओवर कॉन्फिडेंस होती है, वो कंट्रोल करने जैसा लगता है। और ओवर कॉन्फिडेंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कैसे करने का। तो मुद्दा क्या होता है कि कई अच्छे लर्नेड जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका ये होता है कि कोई भी एक चीज को, एक एक्सपोजर को नक्की करके एक अच्छे समय तक उसी पे चलाते रहने का। पैसा आए तो भी समझने का कि ठीक है, और पैसा नहीं आए
तो भी समझने का कि ठीक है, मतलब ये कि भाई मैंने पहले शांति से बैठ गया, मैं अभी आपके साथ बैठा हुआ हूँ यहाँ पे टेबल पे बैठ के मैं नक्की कर रहा हूँ 5 डेटा को डिस्कस करके, इसका मैंने ड्रॉ डाउन देख लिया, थियोरेटिकल ड्रॉ डाउन 4% का है, 1-2% हम लोग और एडिशनल जोड़ सकते होते हैं, तो 6-7% जोड़ा। अब 6-7% जोड़ करके मैं ये निकालता हूँ कि कितना परसेंट लॉस होए तो मुझे चलेगा। तो मान लो मेरी कैपेसिटी ऐसी है कि मैं कोई एक ट्रेड में या एक साल में 6-7 लाख रुपए का लॉस होवे तो मुझे चले। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये मुझे ये समझा रहा है कि तू भैया 1 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर मत लेना, ठीक है। अब मैं 1 करोड़ का एक्सपोजर मैंने यहां बैठ करके, जब मार्केट नहीं चल रहा उस समय मैंने नक्की किया, अब मुझे एक लंबे समय तक उस 1 करोड़ के एक्सपोजर पे टिके रहना चाहिए। बीच में ऐसा समय आएगा कि मुझे बहुत अच्छा पैसा बन गया, तो बहुत अच्छा पैसा बन गया तो इधर का उधर का, वाइफ का अकाउंट का, इसका उसका सबका इकट्ठा करके मैं डाल दूं, तो फिर आपने ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला काम कर लिया। अब आप दोबारा जब रिव्यू करोगे उसको, उस समय फिर नक्की करोगे कि अब आपके पास में क्या पैसे बन गए हैं, उसके ऊपर से आप कितनी रिस्क ले सकते हो, वो रिस्क के रिवर्स में कितने का एक्सपोजर होना चाहिए। फिर आपने 1-2 साल के लिए स्ट्रेटेजी बनाया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। ऊपरा ऊपरी सीधा इंस्टेंट आंसर में मुझे ये समझ में आ रहा है। समझ गया, वेरी हेल्पफुल, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। लास्ट क्वेश्चन, इफ यू वर इन द शूज ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू वर इंटरव्यूइंग मिस्टर गोविंद झंवर, व्हाट इज वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड? आपने सब क्वेश्चंस पूछ लिए हैं ऑलमोस्ट, है। एक क्वेश्चन है ना, और भी मुझे इस रिसेंट जो 2020 के बाद में जो अपने चेंजेस दिखे ना, उसमें आया ना, वो है कि सेटिस्फेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर में। तो उस चीज के मेरे जो व्यू हैं वो मुझे कुछ समझ में आए। तो उसमें मुझे एक चीज ये समझ में आई कि यदि आप रोज अपने आसपास में हो रही घटनाओं के ऊपर से कुछ ग्रेटफुल फीलिंग्स को खड़ी करते हो, तो जीवन के अंदर में संतुष्टि का भाव जगता है, और वो जीवन में जो संतुष्टि का भाव जगता है वो सचमुच में खुशी लाता है। तो हम दिखने के अंदर में हम वेल्थ एडवाइजर बनते हैं, पर मैं समझ पा रहा हूं, आज ये कोट आया था मेरे पास में कि मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ मनी, दैट्स ऑल। पैसा केवल पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पर जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो खाली पैसे की नहीं है। करेक्ट। जीवन की प्रॉब्लम तो ऑल टुगेदर डिफरेंट ही है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं सेटिस्फेक्शन के भाव से, संतुष्टि भाव से। तो है जितने में भी कैसे संतुष्ट रहा जा सकता है, दैट इज मेकिंग सेंस। मैं अभी एक थोड़े समय पहले ऋषिकेश गया था, तो वहां पे मेरे को एक व्यक्ति के बारे में बताया गया, कुशल सुन के अजीब लगेगा, उन व्यक्ति को कुछ 1600 रुपए की मंथली पेंशन मिलती है। उस 1600 रुपए के अंदर में वो अपना खर्च निकालते हैं और उसी बच्चे उसमें से पैसा बचाते हैं और उस बचे हुए पैसे से दूसरों के लिए कुछ हेल्पफुल काम करते हैं 1600 रुपए में। वाओ। और हमारे पास में इतनी बड़ी वेल्थ होने के बावजूद भी हमको ये पता ही नहीं है कि कितना चाहिए हमें। तो रिवर्स कैलकुलेशन करने की भी जरूरत है। फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने का हम काम करते हैं, तो मेरे को पता है फाइनेंशियल फ्रीडम केवल पैसा कमा के दिला ही नहीं सकेंगे, ये एक मिथ है। अपने रियल इंडिया की स्टोरी है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, और उन्होंने उनके फैमिली के अंदर में उनका डिस्प्यूट खड़ा कर लिया और ही लॉस्ट एवरीथिंग, और ऑलमोस्ट बहुत कुछ लॉस कर लिया। तो मुद्दा उस लेवल के ऊपर में भी व्यक्ति को डिससेटिस्फेक्शन था और वहां पर भी उनका झगड़ा चल रहा था। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि खाली पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तब आएगा जब हमें यह पता हो कि मेरा इससे ज्यादा का नीड ही नहीं है। पहले वो आएगा और फिर पैसा आएगा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम हाथ में आएगा। नहीं तो आपके पास में आज 100 करोड़ भी आ जाएंगे ना, तो भी आपके मन में नई भूख जगी हुई होगी कि यार ये सोचते तो क्या होगा, ये तो इतने होने चाहिए। और कई लोगों का सपना है कि 10 करोड़ भी हो जाए तो बहुत है। तो जो संतुष्टि भाव का पॉइंट है वो दैट कैन मेक सेंस। तो रोज अपने आसपास की सराउंडिंग के अंदर में से ग्रेटफुलनेस ढूंढ ले में अपन कुछ, तो लाइफ कैन चेंज। या यू शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। मैं तो हमेशा मतलब यही बोलता हूँ सारे लोगों को कि जितना है ऑफ कोर्स उससे खुश रहो। जो मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, लाइक जो स्टूडेंट्स का, वो लोग भी तो सेटिस्फाइड ही थे। मतलब जब हम उनको मिलने गए तब वो एकदम स्माइल सेटिस्फाइड, पढ़ाई कर रहे, ड्राइंग कर रहे। if like I mean if they can be satisfied with all the problems that they are going through in their lives, why can't we be satisfied as such? I think satisfied होना तो काफ़ी important है।
बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, राइट फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स टू इंडेक्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू विपस्सना टू आर्ट ऑफ लिविंग टू जेलर की जो बुक की कहानी गई, बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पे बात की। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे हियर फ्रॉम सूरत, मीन्स अ लॉट। आई एम श्योर ये बहुत लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, एंड एवरी वन इज गोइंग टू लर्न इमेंसली फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Thank you, Kushal, for inviting me over here. I am also feeling blessed. But the way at this age you are having altogether different kind of understandings toward life, that is really very nice. So happy to see your growth. And I wish कि आप ऐसे ही ग्रो करते जाएं, इसी तरह से कुछ नाम करें और लोगों के लिए भी बहुत सारा काम करें. Thank you. डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। Thanks. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.